बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बैकग्राउंड की। पृष्ठभूमि कहां से शुरू करें? नहीं, मुगल्स तो आएंगे, अभी आएंगे, मुगल्स तो आएंगे अभी। एडवेंट ऑफ यूरोप या यूरोपियंस से शुरू किया जाता है। यूरोपियन कंपनीज का आगमन, है ना। अब हिस्ट्री शुरू तो यहां से हो जाती है, जो प्रॉपर आपके सिलेबस के हिसाब से, बट सिर्फ ये पढ़ना मेरे हिसाब से काफ़ी नहीं होता। इसके लिए थोड़ा सा आपको और पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। और इंडिया यूरोप रिलेशन को समझना पड़ेगा, भारत यूरोप संबंध। क्योंकि दुनिया जब शुरू से शुरू हुई है, या जब से सिविलाइजेशन बनी है, तब से पूरी दुनिया को, अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की बात करें, तो पूरी दुनिया को दो ही कॉन्टिनेंट ने डोमिनेट कर रखा था, एक तो एशिया और एक यूरोप। क्योंकि बाकी तो डिस्कवर ही नहीं हुआ था। हमें ऑस्ट्रेलिया नहीं पता था, हमें, है ना, अटलांटिक नहीं पता था, हमें अमेरिका नहीं पता था, साउथ अमेरिका नहीं पता था, हमें पे कुछ पता ही नहीं था। तो दुनिया में जो दो नोन वर्ल्ड थे, उसमें से एक कॉन्टिनेंट था एशिया और एक उससे लगा हुआ यूरोप। तो जब सिकंदर, जो अलेक्जेंडर था, जब वो पूरे हिस्ट्री को बदलने निकला था, यानी कि जीतने निकला था, तो वो उसी नोन वर्ल्ड को जीतने निकला था। तो वो विश्व विजेता था, बट किस तरीके से था? उस समय के नोन वर्ल्ड का विश्व विजेता था, यानी कि एशिया और यूरोप। और वो भी यूरोप मान लीजिए पूरा एशिया का कुछ हिस्सा, क्योंकि वो भारत के आगे जा ही नहीं पाया। तो अपने आप में भारत बहुत बड़ा था, भारत के बॉर्डर में आके रुक गया। उधर आप जाओगे चाइना, वो जा ही नहीं पाया, चाइना अपने आप में बहुत बड़ा है। रशिया वाला पार्ट तक वो गया ही नहीं। तो देखा जाए तो उसने एक बड़े पृथ्वी का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो जीता हुआ था, ठीक। तो वो नोन वर्ल्ड जो उस समय पे था, वो उसने जीता था, जहां जहां पर सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, वहां वहां पर उसने जाने का प्रयास किया था। अब यूरोप की हिस्ट्री में हमको बहुत पीछे नहीं जाना है कि अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें अगेन, वो सब कोई काम के हमारे पास नहीं। वहाँ पे भी ट्राइब्स हुआ करते थे पहले बहुत, ठीक है, वहाँ की भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ इंडिया के जैसी ही लगभग थी, बट वो इंडिया से बाद में डेवलप हुए। हम बहुत पहले से डेवलप हो चुके थे, वो बाद में, वो धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे, ठीक है। और उनके डेवलपमेंट का एक अच्छा समय आया था फर्स्ट सेंचुरी बीसी के आसपास, प्रथम शताब्दी ईसा वर्ष पूर्व। और प्रथम शताब्दी ईसा वर्ष पूर्व में, यानी कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी में, वहां के छोटे छोटे अलग अलग जो राज्य सिमट गए थे, उनको जीता, है ना। और वहां पर एक बड़ा साम्राज्य स्टैब्लिश हुआ पूरे यूरोप में, सबसे पावरफुल एम्पायर जिसको बोलते हैं रोमन्स। तो रोमन एम्पायर खड़ा हुआ कब? फर्स्ट सेंचुरी बीसी में, प्रथम शताब्दी ईसा वर्ष पूर्व में। और ये बहुत ही प्रॉस्पेरस था। लाइक आप समझ लीजिए कि जैसे मौर्यंस थे, जैसे गुप्तास थे, वैसे बहुत प्रॉस्पेरस ये भी थे, है ना। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा था, है ना, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़िया था, कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा था, पीसफुल माहौल था, ट्रेड एंड कॉमर्स का हाल ठीक था, एक्सटर्नल ट्रेड हुआ
अच्छा हुआ, ठीक है, कल्चरल एक्सपांशन इन्होंने किया, तो काफी यूरोप जो है वो इनके समय पर काफी बढ़िया था। ये एम्पायर कब तक चला? ये चला 5th सेंचुरी एडी तक, 5वीं शताब्दी ईसवी तक, ठीक है। 467 एडी ये इसका लास्ट टाइम था, और इस समय इस साल ये डिक्लाइन कर गया। हमें रोमन एम्पायर नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो 1st सेंचुरी से लेकर के 5th सेंचुरी तक, मतलब 1st सेंचुरी बीसी से 5th सेंचुरी एडी तक, यानी कि ऑलमोस्ट 500 से 550 साल, 600 मान लो, 550 साल मान लो, ये साम्राज्य था। यूरोप प्रॉस्पेरस था। यूरोप से इस समय से ही भारत का संबंध था, इसके पहले भी भारत का उससे संबंध रहा था, ठीक है। अलेक्जेंडर आया था, उसके पहले भी ट्रेड एंड कॉमर्स हमारे यहाँ पर वो चीज होती थी, उस पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल तो 467 में यहाँ पर क्या हो गया, एक बड़ा डाउनफॉल आया, यूरोप कोलैप्स कर गया, उसका सारा बड़ा एम्पायर, ठीक है। और उसके कोलैप्स हो जाने के बाद आप देखते हैं मान लीजिए ना, समझ तो नहीं आ रहा बट ठीक है, ये है यूरोप, इस पूरे में था रोमन एम्पायर लगभग लगभग, ठीक। और जब ये 5th सेंचुरी में डिक्लाइन किया तो उसका एक हिस्सा डिक्लाइन हुआ, एक हिस्सा रह गया। कौन सा हिस्सा डिक्लाइन कर गया? इस साइड वाला, ये वाला, ये खत्म हो गया, ठीक है। और जो इसका वेस्टर्न पार्ट था, यानी कि इस साइड वाला पार्ट, ये वेस्टर्न पार्ट है उसका, वेस्टर्न पार्ट में एक नई डायनेस्टी या एक नया एम्पायर खड़ा हुआ जिसका नाम था बाइजेंटाइंस। इसका नाम आपने शायद सुना होगा, बाइजेंटाइंस। बाइजेंटाइन एम्पायर कहां पे था? यूरोप के वेस्टर्न पार्ट, मतलब आपका ये यूरोप का वेस्टर्न पार्ट, ईस्ट, सॉरी, यूरोप का वेस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट में था, और जो वेस्ट था वो डिक्लाइन कर चुका था, ठीक है। ये हिस्सा जो था वहां पर बाइजेंटाइन साम्राज्य खड़ा हुआ, और ये मजबूत साम्राज्य था, काफी मजबूत साम्राज्य था। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि इसका टाइम पीरियड 5th सेंचुरी एडी से लेकर के 15th सेंचुरी एडी तक था। कितने साल? 1000 साल ये एम्पायर खड़ा रहा, 1000 साल। मतलब ये इस कदर हो गया था मजबूत, जिसको गिराना, इसके किलों को गिराना, इसको जीत पाना लगभग असंभव था, ठीक। तो ये हिस्सा तो ठीक था, मजबूत, बट जो बाकी का हिस्सा था यूरोप का, जो मेन हिस्सा होता था इस साइड का, वो एक बहुत ही गर्त में चला गया, बहुत ही बुरी कंडीशन में चला गया 5th सेंचुरी से। और इस बुरी कंडीशन को कहा जाता है द डार्क एज। डार्क एज यानी कि अंधकार युग। हालांकि डार्क एज सिर्फ यहां था ऐसा नहीं है, वहां पे भी था, बट चूंकि वहां पर एक थोड़ा स्टेबल साम्राज्य था, यहां पे अनस्टेबिलिटी थी, तो डार्क एज का प्रभाव कहां ज्यादा पड़ेगा? अनस्टेबल जगह पर। स्टेबल जगह पर उसका कोई प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ा, क्योंकि वहां पर एक मजबूत साम्राज्य खड़ा हुआ था, ठीक है। अब डार्क एज का मतलब क्या है, इसको आपको थोड़ा समझना है। अंधकार युग, पहली चीज पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। यूरोप में क्या हो रहा? आधे यूरोप में ऑलमोस्ट पॉलिटिकली अनस्टेबल है वो, राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता, ठीक है। कोई बड़ा साम्राज्य नहीं है, कोई प्रशासन, कोई कानून, कोई लॉ एंड ऑर्डर खत्म नहीं है। तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के कारण यहां पर बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई, जिसमें से एक बड़ी समस्या थी फ्यूडल सिस्टम।
राइज ऑफ फ्यूडल सिस्टम इन यूरोप। सामंतवाद का भूत यहां पर भी था। अब आप देखिएगा, जब यहां डिक्लाइन कर रहा है, मतलब आफ्टर 5th सेंचुरी एडी, भारत में भी क्या आ रहा है, यही सिस्टम है, फ्यूडल सिस्टम। क्योंकि गुप्तास थे हमारे यहाँ पर, गुप्तास डिक्लाइन होने वाले थे इस समय पर, 5th सेंचुरी 6th सेंचुरी तक वो भी डिक्लाइन कर गए थे। और उनके डिक्लाइन में एक बड़ा कारण क्या था, फ्यूडल सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पूरा दौर है ना, वो पूरे दुनिया में फ्यूडल सिस्टम चल रहा था, ना सिर्फ हमारे यहाँ बल्कि पूरे दुनिया में, आप देख ही सकते हो। तो पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी थी, इसलिए फ्यूडल सिस्टम राइज कर गया। अब यहाँ का फ्यूडल सिस्टम कैसे काम करता था, हमारे यहाँ पे जैसे काम करता है थोड़ा उससे अलग है। यहाँ पर कैसे होगा, राजा तो होगा यहाँ पर, बड़ा राजा, ठीक है, तो सबसे बड़ा होगा यहाँ पर किंग। ठीक है, किंग होगा, किंग के अंदर बहुत सारे फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे, यानी कि सामंत होंगे, ठीक है, जो एक बड़े बड़े भूभाग के मालिक होंगे। बट अल्टीमेटली उस राज्य का मालिक कौन होता, राजा। बट राजा के अंदर मालिक कौन, फ्यूडल लॉर्ड्स। फ्यूडल लॉर्ड्स के अंदर बहुत सारे नाइट्स होंगे, नाइट्स, नाइट्स को नाइट्स ही बोलते हैं, और हिंदी में ऐसा कुछ नाम उसका है नहीं, नाइट्स कहा जाता है उसको। नाइट्स, नाइट्स होते हैं बेसिकली, ये फ्यूडल लॉर्ड जैसे ही होते हैं, बट छोटे फ्यूडल लॉर्ड मान लीजिए, जिनके पास आर्मी और मिलिट्री की एक बढ़िया पावर होती है। यह समाज का एक उच्च तबका होता था नाइट्स का, जो पावरफुल होता था, जिनके पास मिलिट्री पावर होता था। ठीक है, मेन जो आर्मी होती थी ना, इन्हीं के पास होती थी। आप मान के चलिए कि एक फ्यूडल लॉर्ड है, फ्यूडल लॉर्ड के पास बहुत सारे नाइट्स हैं, और वो नाइट्स एक प्रकार से कमांडर है बहुत बड़े सेना के, अलग अलग छोटे छोटे। ठीक है, और इन नाइट्स के अंदर होते थे कौन, फार्मर्स, किसान, पीजेंट्स। ठीक है, जो इनके लिए काम करते थे। यहां पर थ्योरी क्या थी कि किसी भी पर्टिकुलर या इंडिविजुअल का, किसी भी इंडिविजुअल का अपने लैंड पर कोई राइट नहीं होगा। ये हमारे संविधान में जैसे हमें संपत्ति का अधिकार है, बट वो फंडामेंटल नहीं है, वो कैसा है, लीगल है, कानूनी है। इनके यहाँ पर ये शुरू से था कि आपको राइट दिया गया है सिर्फ काम करने के लिए, किसी के पास प्रॉपर अपने जगह का मालिकाना हक हो ही नहीं सकता। वो पूरा हिस्सा किसका होगा, किंग का होगा, सारा का सारा हिस्सा किंग का होगा। और यही हुआ, आप देखोगे भारत में, कि जब लॉर्ड डलहौजी आया, ठीक है, तो उसने भारत को माना कि तुम सबके सब, या जितनी भी यहां पर जमीनें हैं, वो सारी की सारी जमीनें किसकी है, पूरा भारत का जमीन किसका है, महारानी का है, और हमने तुमको दिया है काम करने के लिए। तो अल्टीमेटली कौन राजा बनेगा, इसका, उसको चुनने का अधिकार वो किसका है, वो मेरा है, या उसके किसी प्रतिनिधि का है, जो कि मैं हूं, डलहौजी ने कहा। और इसलिए उसने कहा कि तुमको राइट नहीं है कि तुम अपना सक्सेसर अपॉइंट कर सको, वो राइट मैं बताऊंगा कि कैसे होगा सक्सेसर, तो तुम गोद नहीं ले सकते। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, यही था। तो उसकी जो फिलॉसफी उसने कहां से उठाई थी, इसी चीज से उठाई थी, यूरोप से उठाई थी, कि तुम्हारे पास राइट ही नहीं है लैंड का, तुम राजा सिर्फ नाम मात्र के हो, तुमको दिया गया है एज अ फ्यूडल लॉर्ड, तुम मालिक नहीं हो सकते। ठीक है, तुम रैयत हो, रैयत मतलब समझते हो, रैयत मतलब कि जनता को भी रैयत कहा जाता है, पॉपुलेशन, सब्जेक्ट्स। तुम रैयत हो हमारी, या आर्मी उसकी, किंग की या क्वीन की। तो उसमें भी फिलॉसफी यही थी। तो ये सारे के सारे जो किसान हैं, ये होंगे शोषित लोग, जिन पर ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाएगा, शोषण किया जाएगा। और ये बेचारे फार्मर्स जो है, अपने ही खेत में क्या है, मजदूर है। यही चीज तो यहां पे भी किया उन्होंने, हमको अपने खेत में क्या बना दिया, मजदूर। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, क्या बोलता है, यही है। पूरी फिलॉसफी उन्होंने उठा कहां डाली, इंडिया में। आप पढ़ते जाइए। ठीक है, नाइट्स इनको मैनेज करते थे, इनके पास पावर होता था, आर्मी का पावर। 90% पॉपुलेशन किसकी, फार्मर्स और मजदूरों की, काम करने वालों की। ठीक है, बाकी के जो 10% थे यूरोप में, वो ये लोग थे, जो रॉयल क्लास था,
फ्यूडल लॉर्ड्स थे और नाइट्स थे, और नाइट्स की सेना। तो नाइट्स की जो सेना में अच्छा भर्ती कर लिया, उसकी उसकी जिंदगी ठीक है, नाइट्स की जिंदगी बढ़िया है। ठीक, फ्यूडल लॉर्ड तो राजा ही है, उसके ऊपर तो महाराजा है। तो सिर्फ 5, 7, 10% की ही स्थिति यूरोप में ठीक थी, बाकी सबके सब परेशान थे। ठीक है, ये वहां पर कंडीशन चल रहा है। और क्या चल रहा है? डिक्लाइन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का पतन। शुरुआत में इनके पास बड़े बड़े फिलोसफर्स हुए, बट यहां आने के बाद आपको कोई बड़ा फिलोसफर दिखेगा नहीं डार्क एज में, सारे उटपुटांग नियम कायदे वाले। ठीक, सारी की सारी यूनिवर्सिटीज वगैरह जो शुरुआत में खुली थी वो सब बंद हो गई, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, साइंस का डेवलपमेंट खत्म हो गया, कोई साइंटिफिक रिसर्च कोई खोजे कोई कुछ नहीं। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ चर्च, चर्च का प्रभाव अत्यंत बढ़ चुका था, यानी कि धर्मांधता, फेनेटिज्म अपने पीक पर थी। धर्मांधता, एक बुक में जो लिखा है वही सुप्रीम है, उसके ऊपर कुछ सुप्रीम नहीं है, चाहे वो साइंटिफिकली सही हो चाहे ना हो। लाइक बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी लिखी हुई है जो मानने के लायक नहीं थी, बट लोग मानते थे, आप उसके खिलाफ बात नहीं कर सकते। अगर बाइबल में लिखा हुआ है कि दुनिया कैसी है, प्लेन है, चपटी है, और चपटी होने का मतलब यह है कि एक उसका छोर होगा, तो आप उसके बाहर नहीं जा सकते, गिर जाओगे नीचे, तो उसको मानना पड़ेगा। साइंटिफिकली अगर आप उसको प्रूव भी कर देते हो कि गलत है, तो भी तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी और तुम्हें चर्च की अवहेलना के लिए गिरफ्तार कर दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हुए जिनको फांसी पर टंगा दिया गया, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने किस पर उठाया था सवाल, बाइबल पर या चर्च पर। ठीक है, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार था चर्च में कि वो जो मर्जी करते थे। ठीक है, इन सब जो सिस्टम था ना, ये किंग, एक किंग के ऊपर कौन था, इसके ऊपर भी कौन था, चर्च था। तो इसको भी किसकी बात माननी पड़ती थी, चर्च की बात। आपने वो एक मूवी देखी होगी, मूवी नहीं वेब सीरीज देखी होगी, गेम ऑफ थ्रोन्स। तो गेम ऑफ थ्रोन्स में आप देखना को उसमें जो एक मेन कैरेक्टर है सरसी, सरसी लैनिस्टर, वो 7 किंगडम्स की मालकिन रहती है, मतलब रानी रहती है 7 किंगडम्स की, यूरोप के सारे, मतलब समझिए पूरे यूरोप की महारानी है सरसी लैनिस्टर। उस महारानी को दंडित किया था चर्च ने, बहुत बुरी तरीके से। ये था चर्च का पावर इस समय के हिसाब से। आप इस बैकग्राउंड में जितने भी वेब सीरीज मूवीज वगैरह बनी है, कभी देखा करिए उसको, आपको समझ आएगा दुनिया कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड कितनी खराब थी। हम अपने आप के ऊपर बुराइयां निकालते, आपको दिखेगा कि कितनी दुनिया खराब थी। अंधविश्वास, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास चरम पर था। डायन प्रथा, विचेस, मतलब डायन है, न जाने कितनी महिलाओं को और कितने लोगों को मारा गया सिर्फ ये कह करके तुम क्या हो, डायन हो। आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, अगर कोई स्त्री जो है कहीं जा रही है, और एग्जाम्पल के लिए बिल्लियां जो है हमेशा से अशुभ मानी जाती है, अगर उसके साथ साथ बिल्लियां चलने लगी, डायन के मतलब उस महिला के साथ तो मान लिया जाएगा क्या कि वो डायन है। कोई प्रूफ नहीं, कोई कुछ नहीं, 2-3 लोग बोल देंगे तो डायन है, अगर 2 लोग बोलते हैं तो 2 लोग और बोलते हैं, 4 लोग बोलेंगे तो विश्वास और पुख्ता हो जाता है, 4 लोग के बाद 8 लोग और बोलते हैं तो और ज़्यादा पुख्ता हो जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, बार 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 10 लोग किसी चीज़ को बोलते हैं तो वो चीज़ प्रूफ हो जाती है कि हाँ 10 लोग बोल रहे हैं, भाई झूठ नहीं बोल सकते। बट ये कोई नहीं सोचता है कि वो पहला चीज़ कहाँ से आया।
तो कोई महिला अगर घोषित कर दी गई है डायन, तो कोई जवाब नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई लीगल नोटिस नहीं, कुछ नहीं, सीधे उनको बुलाया, पकड़ लिया, ठीक है, उसको बीच चौराहे में उसको जिंदा जला दिया जाता था। फांसी वासी नहीं, जिंदे जलाते थे उसको, ये डायन, क्योंकि मरने के बाद उनको लगता था कि वापस आ जाएगी, इसलिए पूरा जलाते थे, दफनाते नहीं थे। जैसे क्रिश्चियनिटी में होता दफना देना, दफनाने कोई सिस्टम ही नहीं है, सीधे जला दो, हड्डियां भी ना बचे। ये चीजें थी इनके पास, है ना। इस बैकग्राउंड में भी कितनी सारी मूवीज बनी है, कभी आप देखिएगा। वैन हेल्सिंग एक मूवी आई थी, इसको नहीं देखा होगा आपने। विचर एक वेब सीरीज है उसमें दिखाया सारा चीजें बहुत, है ना। तो डायन प्रथा वहां पर, ये मतलब सामाजिक रूप से बहुत बुरा हाल था। कोई भी सांस्कृतिक उत्थान या कल्चरल डेवलपमेंट यहां पर देखा नहीं गया था। जब ये सिस्टम चलेगा, फ्यूडल सिस्टम, तो एक और चीज जो बुरी होगी समाज में, वो क्या? कृषि, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा क्या? नहीं होगा, डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का बुरा हाल था। क्यों? क्योंकि जो काम करने वाला व्यक्ति है उसके पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो शोषण होता, उसका शोषण हो रहा है ना, एक्सप्लॉइटेड है बेचारा, तो वो कुछ भी ढंग का नहीं कर पाएगा। और इनको चाहिए ज्यादा से ज्यादा पैसा, क्योंकि इनको ऊपर पहुंचाना है, ठीक है, अपनी लग्जरियस लाइफ के लिए इनका शोषण करना है। 90% लोग सिर्फ काम कर रहे हैं खाने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए। ये यूरोप है, 6 सेंचुरी से लेकर के 10 सेंचुरी तक का डार्क एज का दिन समय चल रहा है। जब कृषि का कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा तो प्रोडक्शन होगा क्या? कोई प्रोडक्शन नहीं। मतलब प्रोडक्शन तो था, बट उस लेवल पर नहीं था कि उसको आप एक रिवॉल्यूशन कह सके या एक अच्छा स्टेटस कह सके, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार वाणिज्य का विकास नहीं हो रहा था, रुक सा गया था। इसके पहले हो रहा था, रोमन्स का पूरा व्यापार था इंडिया के साथ। हमने उनके डिक्लाइन में एक कारण पढ़ा है, याद रखिएगा। जब हमने गुप्तों के डिक्लाइन का एक रीजन देखा, उसमें एक रीजन था उनके ट्रेड एंड कॉमर्स या उनके एक्सटर्नल ट्रेड का खत्म हो जाना, एक्सटर्नल ट्रेड का डिक्लाइन हो जाना। और वो एक्सटर्नल ट्रेड होता किसके साथ था? रोमन्स के ही साथ तो होता था। रोमन्स उधर डिक्लाइन कर गए, इनका एक्सटर्नल ट्रेड भारत में डिक्लाइन कर गया। याद होगा आप लोग को, सिक्कों की कमी हो गई, सोने की कमी हो गई थी, है ना। तो ट्रेड एंड कॉमर्स का बुरा हाल था, तो एक्सटर्नल ट्रेड तो छोड़ ही दो, ये तो बहुत ही गंदा चल रहा था। आई बात समझ में? ये हाल था ऑलमोस्ट 1000 ईयर, 1000 साल तक। 1000 तो हालांकि नहीं कहना चाहिए, मतलब 500 से लेकर के 1000 के बीच में ये अपने पीक पर था। क्या? ये डार्क एज का सिचुएशन। उसके बाद इसमें स्थिति थोड़ी सी सुधरनी शुरू हुई आफ्टर 11th सेंचुरी एडी, 11वीं शताब्दी के बाद, ठीक है। यानी कि ये जो मैंने आपको पूरा सिनेरियो बताया वो कब से कब तक के बीच का है? 5th सेंचुरी से लेकर के 10th सेंचुरी के बीच का। 500 साल में बहुत ही बुरी कंडीशन में है। जब ये इतनी बुरी कंडीशन में है तो हम उतनी बुरी कंडीशन में नहीं थे, हम इनसे बहुत आगे थे। हमारे यहाँ पर भी सामंतवाद था, बट इतना खराब हाल हमारे यहाँ पर तो नहीं था। हमारे यहाँ भी कुप्रथाएं पैदा हो चुकी थी, हमारे यहाँ भी बहुत दिक्कतें थी, बट जितना बुरा हाल इनका था उतना हमारा नहीं था। क्योंकि हमारे राजाओं की एक अच्छी फिलॉसफी ये रही है कि वो हमेशा प्रजापालक और लोक हितैषी, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करने वाले रहे हैं। और उनके पास हमेशा से एक बंधन होता है, किसका? अपने रिचुअल्स का, अपने वैदिक ग्रंथों का। तो हमेशा हर राजा ने इस चीज को अपनाया था, ठीक है। और इसी समय पर फिर आप देखोगे अरब कंट्री में आपको इस्लाम का राइज मिलेगा। 7th सेंचुरी इस्लाम का राइज हुआ, ठीक है। उसका भी इंपैक्ट आपको आगे इसमें समझ आएगा, ठीक है। तो ये सारा कंडीशन है कब का? डार्क एज के समय का, यानी कि 5th to 10th सेंचुरी एडी।
और भी बहुत सारी चीजें समझने के लिए, बट हमको क्या करना है इतना समझ करके, ये हमारे लिए सफिशिएंट है कि हमने यूरोप को इतना समझ लिया। ठीक है, आफ्टर, या ऐसे लिख सकते हो आप इसको, डिक्लाइन ऑफ डार्क एज। डार्क एज का पतन आफ्टर 11th सेंचुरी एडी। डार्क एज का जो पतन था, डिक्लाइन था, वो शुरू होता है 10th या 11th सेंचुरी के बाद में। कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसने डार्क एज को खत्म करने में मुख्य भूमिका निभाई? उसमें पहला था डिक्लाइन ऑफ फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम या सामंतवादी प्रथा का अंत। अंत तो नहीं बोलना चाहिए, बट कंट्रोल्ड वे में चल रहा था वो। ठीक है, क्या हो रहा था कि वहां पे जो किसान थे, जो बहुत शोषित वर्ग था, वो लगातार अपनी मांगों के लिए आवाज उठाना शुरू करेगा। ठीक है, विद्रोह करेगा, रिवोल्ट्स होंगे। रिवोल्ट्स होंगे तो बड़ी बड़ी सेनाएं बिखर जाएंगी। ठीक है, और कोई ऐसा व्यक्ति निकलेगा जो कई सामंतों को हरा करके फिर अपने आप को स्टेबल करेगा और लोगों के बारे में सोचेगा। तो यहां पर क्या हुआ? डिक्लाइन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, सामंतवाद का अंत। पतन बोलना चाहिए, अंत नहीं बोलना चाहिए, पतन बोलना चाहिए। ठीक, दूसरा एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। क्या हो रहा है यूरोप में? आफ्टर 11th सेंचुरी एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हो रहा है, कृषि में क्रांति हो रही है। कृषि में क्रांति हो रही है। कृषि में क्रांति इनके यहां पर 11th सेंचुरी में हो रही है, हमारे यहां पर कब हो चुकी है? 6th सेंचुरी बीसी के समय से हमारे पर रिवॉल्यूशन हो चुका है, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। उसके बाद तो और बढ़ा ही, हमारे पर कभी डिक्लाइन किया ही नहीं कृषि। ठीक है, तो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन होने से यहां पर एक बड़ा इंपैक्ट ये पड़ा कि ट्रेड एंड कॉमर्स, एक तो लोग थोड़े से संपन्न हुए, समाज में सुधार आया, गरीबी से बाहर निकले। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा, व्यापार वाणिज्य का विकास, व्यापार वाणिज्य का विकास। व्यापार वाणिज्य का विकास। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का विकास, शिक्षा का विकास। इसी समय पर यहां बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज पैदा होनी शुरू हुई। 10th सेंचुरी से लेकर के 12th सेंचुरी के बीच में यहां पर बहुत सारी यूनिवर्सिटी पैदा हुई, जिसमें से एक का नाम है ऑक्सफोर्ड। इसका कोई डेट नहीं है एस्टैब्लिशमेंट का, बट ये 200 साल के बीच में ये धीरे धीरे ग्रो करा और 12th सेंचुरी तक ये पूरा एक बढ़िया प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी के रूप में एस्टैब्लिश हो चुका था। कौन सा? ऑक्सफोर्ड, है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस यानी कि पेरिस की यूनिवर्सिटी। ठीक, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस इसी समय पर बना, तो है ना, बोलगोरा ऐसा करके यूनिवर्सिटी थी वहां पर एक बहुत पुरानी, वो यहाँ पे बनी। तो ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर बननी शुरू हुई, यानी कि डेवलपमेंट हुआ किसका? शिक्षा का। जब शिक्षा का डेवलपमेंट होगा, शिक्षा का विकास होगा, तो साथ साथ किसका डेवलपमेंट होगा? डेवलपमेंट ऑफ साइंस, साइंस का डेवलपमेंट। साइंस पहले भी था यूरोप में, बट अब लोग अपनी बात को रख पा रहे थे। पहले चर्च के सामने अपनी बात नहीं रख पा रहे थे, और चर्च के सामने अपनी बात रख पा रहे थे साइंटिफिक तरीके से। इसमें अब
एक बड़ा फैक्टर निभाएगा राजा। तो किंग वर्सेस पोप, पोप कौन होता है, या किंग वर्सेस चर्च लिख लीजिए आप इसको। अब यूरोप में क्या हो रहा है, 14-15 सेंचुरी के आसपास राजा अपने आप को सुप्रीम मान रहा है और चर्च अपनी सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। चर्च को लगता है कि आज भी मैं सुप्रीम हूं, और अब राजा क्या बोलेगा कि तुम नहीं हो, मैं हूं। तो यहां पर एक साइलेंट वॉर या जो कोल्ड वॉर छिड़ा हुआ है किसके किसके बीच में, किंग वर्सेस चर्च या पोप, दोनों सुप्रीम बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर राजा को सुप्रीम बनना है तो वो चर्च के नियमों को उसको मानने से मना करना पड़ेगा कि तुम्हारे से ऊपर हूं मैं। और किसको बढ़ावा देना पड़ेगा, जो नई साइंटिफिक खोजें हैं उसको गलत साबित करने के लिए। तो अब किसको पैट्रोनेज देना पड़ेगा, राजा को, ये जो नए रिसर्चर्स है, एजुकेशन, शिक्षा को, उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। क्यों, चर्च को दबाने के लिए। तो राजा क्या करेगा, चर्च को दबाने के लिए इनको बढ़ावा देगा। आई बात समझ में? अगर नहीं देगा तो चर्च उसको दबाएगा, और जब तक किसी राजा का किसी विद्वान को संरक्षण नहीं दिया जाएगा, विद्वान आगे फल फूल नहीं सकते। हमारे यहाँ पे बहुत टैलेंट है देश में हमारे, बट हमारे यहाँ पे ऐसी यूनिवर्सिटीज ही नहीं है कि उस टैलेंट को आगे बढ़ा सके। तो हमारे टैलेंट कहाँ जाते हैं, बाहर की तरफ चले जाते हैं। तो इसका आपको असर दिखेगा कि अमेरिका में 40% से ऊपर डॉक्टर इंडियंस है। 40% डॉक्टर इंडियंस है। इंजीनियर्स तो भूल जाओ, फिर आप तो टॉप के माइक्रोसॉफ्ट में और गूगल में तो हमारे ही बंदे बैठे हुए हैं, इंडियंस ही हैं उन लोग। तो बात ही छोड़ दो इंजीनियर्स का, डॉक्टर की मैं बात कर रहा। तो अगर हमारे पे एजुकेशन का सिस्टम यही रहा तो भारत पीछे ही जाएगा, आगे तो नहीं जाएगा। और उस पर भी छत्तीसगढ़ का तो सबसे बुरा हाल है। जो सबसे बड़ी परेशानी छत्तीसगढ़ में मुझे लगती है, ना कभी नक्सलिज्म थी परेशानी, ना कुछ थी, सबसे बड़ी परेशानी क्या थी, एजुकेशन। हम बहुत पिछड़े हैं भाई, ये चीज़ मानना पड़ेगा हमको, ठीक है। और मैं आपको अगेन ही सलाह दे रहा हूँ, एक बार और दे चुका हूँ शायद इसमें कि शाम को, कि आने वाली अपनी पीढ़ी को छत्तीसगढ़ में मत पढ़ाना, उसको भेज देना यूपी में पढ़ा देना, पटना में पढ़ा देना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा देना, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ा देना, बनारस में बीएचयू में पढ़ा देना, जीएनयू पढ़ा देना, है ना, दिल्ली में पढ़ा देना, यहाँ मत पढ़ाना। क्योंकि आप वहाँ के एक कॉमन से प्रोफेसर से भी बात करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती क्या है, यहाँ पे पढ़ाई करना। ये आपको समझ में आएगा क्योंकि वहाँ के जो प्रोफेसर से कभी आपको लाइमलाइट में दिखेंगे ही नहीं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो प्रोफेसर होंगे वो कभी आपको दिखते हैं क्या कि अपना वीडियो बना के पोस्ट कर रहे हैं, नहीं। बट वो इतने टैलेंटेड और इतने मास्टर है अपने सब्जेक्ट में, एक बार कभी उसका क्लास लेके देखिएगा। हिंदी साहित्य जैसा जो विषय है, जो सबसे कॉमन विषय माना जाता है, यहाँ पर आप हिंदी साहित्य पढ़ लो, आपके 80% मार्क्स आ जाएंगे, बट आपको हिंदी साहित्य का ही नहीं पता, हिंदी का मतलब नहीं पता होगा, बट यहाँ पे आपके पास गोल्ड मेडल है उसका। यही चीज आप जाकर देखना बाहर के यूनिवर्सिटीज में। तो अगर डेवलपमेंट चाहिए आने वाली भविष्य का, मैं सिर्फ भविष्य की नहीं बात कर रहा, अगर किसी को आप दे रहे हो, अगर किसी को सजेशन भी दे रहे हो, आपके घर में छोटा भाई बहन है, कोई है और वो कैपेबल है, तो उसको भेजो। भले वो यहाँ के काम कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा करेगा आके काम यहाँ, बट यहाँ पढ़ाई तो नहीं कराओ। इंजीनियर का क्या हाल किया देख लियो आप लोग, 2005 से लेकर 2015 के बीच में 10 साल में जितने भी इंजीनियर्स हुए किसी काम के नहीं हुए। अपनी गाड़ी को चालू नहीं कर पाते बेचारे, अगर बंद हो जाती है तो। मैकेनिकल इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ, 5-5 हज़ार की जॉब से स्टार्ट किए बेचारे अपने काम, 5-5 हज़ार मेरे सामने, मेरे घर में है, क्योंकि 3 जने इसलिए बता रहा। मैं बीकॉम ग्रेजुएट हुआ, मुझे जॉब मिली 15,000 की। वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ग्रेजुएट हुए, उनको जॉब मिली 5,000 की। मतलब तुम्हारा शोषण हो रहा है इंटर्नशिप के नाम पर। उसका पेट्रोल खर्चा नहीं निकल रहा था बेचारों का, और फैक्ट्रीज होती थी बाहर रायपुर के, तो
25-30 किलोमीटर जाना, 25-30 किलोमीटर आना, उसके बाद आने के बाद धूल धूल पूरा। बोले ये जिंदगी जियोगे? मेरा ऑफिस था बढ़िया एसी वाला, 2014 में। अब मैं आराम से वहां बैठा करता था। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, बट उन्होंने खराब किया, यूनिवर्सिटीज ने बहुत बुरा किया। मतलब जिसके पास ही पैसा था, जिस बिजनेसमैन के पास, उसने बिजनेस कहाँ लगाया पैसा? इंजीनियरिंग कॉलेज में। 50-60 से ऊपर इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए थे मात्र 5-6 साल में। हर व्यक्ति मुंह उठा के क्या खोल रहा है? इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसके पास भी थोड़ा पैसा है। एक ही कॉलेज 3-3 ब्रांच चला रहे हैं। शंकरा 1, शंकरा 4 तक आ गया था शंकराचार्य का, नहीं अभी पता नहीं कौन सा चल रहा है, चल रहा नहीं है ना। और अधिकतर, अच्छा उसके बाद जो ट्रैक चेंज हुआ बीएड, तो ये लोग अपने कॉलेज को क्या चेंज कर दिए? बीएड कॉलेज में चेंज कर दिए। तो जो कॉलेज बंद नहीं हुए वो किस में कन्वर्ट हो गए? बीएड कॉलेज में कन्वर्ट हो गए। तो बीएड करा रहे हैं आज उन लोग। तो ये तो हाल है छत्तीसगढ़ में शिक्षा का। कोई सीरियस नहीं है इसके लिए, कोई काम करने के तैयार नहीं है, ना गवर्नमेंट तैयार है। इनसे तो बुक नहीं छप रहा, इनसे आप उम्मीद करोगे गवर्नमेंट से जो ढंग का पढ़ा दे? इनसे बुक नहीं छापा जा रहा खुद का। अरे और कुछ नहीं तो एनसीईआरटी पढ़ा दो भाई, बंद कर दो अपनी किताबें सड़ी वाली, एनसीईआरटी पढ़ाओ, खत्म करो। छत्तीसगढ़ के एजुकेशन में छत्तीसगढ़ की कुछ चीजें ही नहीं है। आप जितने भी यहाँ पर बैठे हो, अगर छत्तीसगढ़ से ग्रेजुएट हो, स्कूल कॉलेज यहाँ पे कॉलेज आपने यहीं किया है, छत्तीसगढ़ के बारे में कितना जानते थे आप? जीएस के बारे में सिर्फ ये कि छत्तीसगढ़ कैपिटल रायपुर है। वो भी कंफ्यूजन होता है किसी किसी को कि रायपुर है कि नया रायपुर है। अरे रायपुर रायपुर होता है, नया पुराना नहीं होता। रायपुर का मतलब रायपुर होता है। कितना फॉरेस्ट कवर है, कितना परसेंटेज यहाँ पर रेन होता है, कौन सा एरिया कैसा है, धान का कटोरा क्यों कहते हैं ये नहीं पता लोगों को छत्तीसगढ़ को। उनको लगता है कि धान सबसे छत्तीसगढ़ में ही पैदा होता है, इसलिए कटोरा यहाँ का कहा जाता है, जबकि धान तो यहाँ से ज्यादा बंगाल में पैदा होता है। कुछ नहीं पता, ना अपने बारे में पता, ना किसी और के बारे में पता। कितना बुरा हाल है बताओ। और वो भी तब बता रहा हूँ जब मैं रायपुर में खड़े होकर बात कर रहा हूँ इस चीज को। गांव में क्या हाल होगा सोच नहीं सकते आप। एक मेरा स्टूडेंट है, उसने अभी कल अपना एक फोटो डाला, टीचर्स, वो टीचर बन गया ना, तो वो गाँव में महासमुंद के पास कोई गांव है, तो वहां पर उसने है ना फोटोज वगैरह डाली कि वो ट्रेनिंग वगैरह चल रहा था। 8-10 टीचर खड़े हुए थे, एक भी व्यक्ति टीचर के जैसा तो नहीं लग रहा था। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके उनके सवाल नहीं उठा रहा उनके कपड़ों पर, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे में भी जो पढ़ाते हैं वो चप्पल में पहना पढ़ाते हैं, धोती कुर्ता में पढ़ा देते हैं, वो उससे कंपेयर नहीं कर रहा। बट आपको थोड़ा तो सेंस होना चाहिए, क्योंकि आप बच्चों के रोल मॉडल हो, है ना। तो जो आप करोगे ना वो बच्चे करते हैं भाई, वहां पर कॉपी किया जाता है बच्चे के द्वारा आपको। 12th के बाद जब ग्रेजुएट होते हैं तो आईटी अपने आप में इतना बड़ा होता है कि वहां पर आपको कोई जज ही नहीं कर सकता। तो वहां पे अपने आप कंपेयर मत करो। अगर अंबानी जो है टाई नहीं लगाता और मैं भी टाई नहीं लगाता तो मैं और अंबानी एक नहीं हो गए। वो सादगी वहां दिखा रहा है जब वो हर चीज अचीव कर चुका है, उसको मतलब नहीं है। हम सादगी दिखाएंगे तो हम बेवकूफ कहलाएंगे। तो फर्क होता है इस चीज में, तो आपको उस चीज को मेंटेन करना पड़ेगा। और मैं तो छोटा एग्जांपल, आप खुद ही चले जाओ ना किसी भी स्कूल में, आप अगर 10 मिनट बात कर लो किसी टीचर से, आपको समझ आएगा कि भाई लायक ही नहीं है। और ऐसे लोग के हाथ में हमारा बच्चा जा रहा है, गांव का बच्चा जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं, बेचारों के पास। टीचर भर्ती के लिए कोई मानदंड नहीं है, बीएड कर लो पैसा देके हो जाता है। ऐसे ऐसे टीचर्स हैं जिनका 2 नंबर 4 नंबर में सिलेक्शन हुआ रखा है हम हमारे पास एग्जाम्पल उसके, 2-4 नंबर में सिलेक्शन हो रखा है। मैथ्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें मैथ्स में 0 आया था वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं। ऐसा कंडीशन है छत्तीसगढ़ का। इसलिए मैं कह रहा हूं जिनको भी सजेशन देना, उसकी लाइफ बन जाएगी, यहां से बाहर निकल जाए एक बार, ठीक है। वो तो शुक्र है कि
ये जो हमारा ये फील्ड है सिविल सर्विस वाला, वो थोड़ा जागरूक है इस बारे में, समझता है, सोचता है, देखता सुनता पढ़ता है, तो थोड़ा सा बेटर है वहां से। अदरवाइज 5-7 साल पहले इसके भी बहुत बुरे हाल थे, मैं आपको बता रहा। खैर, तो डेवलपमेंट हो रहा था साइंस का, क्योंकि जरूरी था राजा को उनको प्रमोट करना, ताकि वो किसको दबा सके, चर्च को। तो चर्च के ऊपर अपने आप को रखने के लिए, इसके लिए जरूरी था, है ना, कि वो चीज करे। ठीक, इन सब का प्रभाव इन पर कहां से पड़ा, तो आपको समझना पड़ेगा क्रूसेड के बारे में। धर्म युद्ध जो चला था 10th to 12th सेंचुरी के बीच में, क्रूसेड बोलते हैं उसको, क्रूसेड, धर्म युद्ध। ईसाई वर्सेस इस्लाम। 200 साल में 9 बड़े युद्ध लड़े गए, किसके किसके बीच में, ईसाई और मुस्लिमों के बीच में। क्योंकि 7th सेंचुरी में क्या पैदा हो गया था, इस्लाम। इस्लाम को राइज करना था अपने ईस्ट में भी, अपने वेस्ट में भी। तो वो अपने ईस्ट में तो ठीक ठाक जा रहा था, वेस्ट में उसके पास सामने था बाइजेंटाइन साम्राज्य, बहुत बड़ा। ठीक है, अंधकार युग बाइजेंटाइन में नहीं था ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहां पे भी था, बट उसका प्रभाव कम था। तो वहां पर बहुत सारे युद्ध हो रहे थे ईसाइयों और उसके बीच में, अपने धर्म की सुप्रीम, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक है, मिशनरीज। दोनों किस उद्देश्य से निकले थे आगे, कि अपने धर्म को, दुनिया को बढ़ाना है। भारत के जो धर्म निकले, उन्होंने अपने को कभी बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, मिशनरीज नहीं गए भारत से कभी। बट क्रिश्चियनिटी में मिशनरीज आपको दिखेंगे, इस्लाम में मिशनरीज आपको मिलेंगे, भारत में नहीं मिलेंगे। जब 2 मिशनरी यहाँ पर टकराएंगे तो जाहिर सी बात है लड़ाई तो होगी। 9 बड़े युद्ध हुए इनके बीच में। ठीक है, हालांकि इस युद्ध का कोई ऐसा अल्टीमेट रिजल्ट तो निकला नहीं, बट ऐसा माना जाता है कि इस्लाम के मानने वालों का प्रभाव इसमें ज्यादा था, यानी कि उनको ज्यादा एडवांटेज मिला इस युद्ध में। तो इस्लाम की कहीं कहीं पे जीत हुई ऐसा माना जाता है इस धर्म युद्ध में अंततः, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल जो बाइजेंटाइन का एक वो था, एक पूरा एरिया, ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, तुर्की। नहीं भी दिख रहा तो मान लो यही है तुर्की। इसकी कैपिटल जो उस समय, मतलब ये जो था ना, ये पूरा जो बाइजेंटाइन साम्राज्य था, उसकी कैपिटल थी ये तुर्की। और तुर्की में भी कौन सा जगह, कॉन्स्टेंटिनोपल। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, कुस्तुनतुनिया। तो कुस्तुनतुनिया लिखने की जरूरत नहीं है, कॉन्स्टेंटिनोपल लिखोगे हिंदी में तो भी काम चल जाएगा। आगे बताता हूं, ठीक है। ये इसको पूरा लूट लिया गया था बार बार, ठीक है, बट जीता नहीं गया, इसको लूटा बस गया था फिर बाद में। ठीक, तो ये सारी चीजें हुई। अब ये धर्म युद्ध का डार्क एज के पतन में क्या प्रभाव पड़ा, अब आप समझिएगा। इस डार्क एज में या इस धर्म युद्ध में जो मेन इस्लाम की तरफ से लड़ने वाले थे वो कौन थे, अरब्स। ठीक है, अरबों का संबंध भारत से था पहले से, और जब ये भारत में बार बार आए थे युद्ध करने के लिए अपना मिशन भेज के, तो यहां से बहुत सारी किताबें, जो ग्रंथ हैं संस्कृत के ग्रंथ, वो ले गए थे। एक तो अरबों का साइंस ठीक ठाक डेवलप था, वो एक टाइम पर यूरोप से बहुत आगे थे, ठीक है, उनका भी साइंस ठीक ठाक डेवलप था, है ना। अब उसके बाद इन्होंने भारत से बहुत सारे साइंटिफिक किताबें लेके गए, ब्रह्म सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका और बाकी सारी चीजें, है ना। और उनका ट्रांसलेशन किस में किया, तो हमने पढ़ा था अरब इन्विजन के समय पर ये सारी चीजें। तो अरब के भाषा में भारतीय ग्रंथों का ट्रांसलेशन हुआ और अरब का साइंस डेवलप हुआ, उनकी ज्योमेट्री, उनकी फिजिक्स, उनकी फिलॉसफी, हर चीज डेवलप हुई,
हमारी वजह से, हमारे ग्रंथों से। और इन जो अरबी ग्रंथ थे, ठीक है, अब इस धर्म युद्ध में ईसाई यानी कि यूरोपियंस किसके साथ मिल रहे हैं? अरबों के साथ बार बार। तो ज्ञान का आदान प्रदान तो होना तय है, चाहे युद्ध में हो चाहे कैसे भी हो, चीजें तो आपस में एक्सचेंज होगी ही होगी। अब अरब का ज्ञान या भारत का ज्ञान अरब के थ्रू कहां गया? यूरोप। ठीक, तो इनके साइंस के और इनके डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा योगदान किनका है? भारत के ग्रंथों का। और यहीं से यूरोप में हुआ पुनर्जागरण। अंधकार युग के डिक्लाइन में सबसे बड़ा कारण क्या था? रेनेसा, यूरोपियन रेनेसा बोलते हैं इसको, यूरोप का पुनर्जागरण। यानी कि ये सारी जो सामाजिक बेड़ियां हैं, धार्मिक बेड़ियां हैं, जो साइंटिफिक बेड़ियां हैं, वो जो टूट रही है ना, उस टूटने को ही क्या बोलते हैं? पुनर्जागरण। कि अभी तक सोया हुआ समाज है, वो सोच नहीं सकता। ठीक है, इसको एक और शब्द आप लिख सकते हो, बौद्धिक जागरण। विजडमिक अवेकनिंग, बौद्धिक जागरण, विजडमिक अवेकनिंग। तो बौद्धिक रूप से वो डेवलप हो रहे हैं। पहले सवाल नहीं कर सकते थे, अब सवाल कर सकते हैं। ठीक, पहले अपना विचार नहीं रख सकते थे, अब रख सकते हैं। पहले अच्छा नहीं सोच सकते थे, अब सोच सकते हैं। ठीक है, किसी भी समाज के बढ़ने में सबसे बड़ा योगदान होता है उनके इंटेलेक्ट का, क्योंकि वो नई चीजें ढूंढते हैं और खोजते हैं। ठीक है, अब यहां पर हो रहा है बौद्धिक जागरण, जिसमें भारत का प्रभाव बहुत ज्यादा है। ठीक, क्या क्या बता दिया? ठीक, तो यहां पर फ्यूडल सिस्टम का पतन हो चुका है, मतलब हो रहा है, मान के चलिए। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हो रहा है, ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार वाणिज्य का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का विकास हो रहा है इस रेनेसा वाले पीरियड में। ठीक है, साइंस का डेवलपमेंट हो रहा है, किंग और पोप के बीच में टकराव बढ़ रहा है, जिससे किंग की जो मतलब एक प्रकार से हायरार्की है वो बढ़ रही है, ऊपर और जा रहा है। ठीक है, धर्म युद्ध के कारण यहाँ पर एक और बेहतर डेवलपमेंट देखने को मिला। हालांकि ये धर्म युद्ध में हार गए ऐसा माना जाता है यूरोपियंस, बट इससे उनको फायदा ही हुआ। ठीक है, और इस तरीके से ये यूरोपियंस अपने डार्क एज से ओवरकम करने में सफल हो जाते हैं। अंधकार युग को वो खत्म करने में सफल हो जाते हैं। ठीक, और ये घटना कब तक की है? इसको माना जाता है 15th सेंचुरी एडी। तो डार्क एज को मानते हैं कि ये लगभग 15वीं शताब्दी तक खत्म हो चुका था। डार्क एज से खत्म होने का मतलब है यूरोप का डेवलपमेंट, राइज करना, वहां पे क्रांति का होना। ठीक है, यहां तक चीजें समझ आई कि यूरोप में कैसे 15th सेंचुरी तक हम लोग आए। ठीक है, अब ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई परेशानी? जी नहीं, मैंने वही तो बताया कि शुरुआत जो बाइजेंटाइंस का था वो स्थिर था, बट जो आपका ईस्टर्न पार्ट था, ईस्टर्न नहीं, वेस्टर्न पार्ट, सॉरी, वेस्टर्न पार्ट डिस्टर्ब ज्यादा था। तो जो बेसिकली अंधकार युग था वो कहां पे था? वेस्टर्न पार्ट में। भारत यूरोप संबंध किस किस तरीके से भारत उनसे जुड़ा हुआ था? एंशियंट टाइम से लेकर के मेडाइवल टाइम तक भारत सबसे ज्यादा प्रभावित था उनसे ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर के। व्यापार
वाणिज्य। हमारा रिलेशन उसके साथ कैसा था? मेनली ट्रेड एंड कॉमर्स का, व्यापार वाणिज्य का। सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होते थे बीच बीच में, वो अलग बात है, बट जो मेनली हमारा उनके साथ रिलेशन था वो एक ट्रेडर और है ना उसके बीच में था। इसमें भी जो भारत था वो इनके लिए एक्सपोर्टर था, ठीक है, और यूरोप था एक प्रकार का इंपोर्टर। ये कंडीशन था। और ट्रेड में जो इंपोर्टर होता है उसको लॉस में हमेशा रहता है और एक्सपोर्टर हमेशा फायदे में। बेचने वाला फायदे में रहेगा कि खरीदने वाला? मेनली बेचने वाला, जो ज़्यादा चीज़ें बेचता है। अभी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब किसको कहा जाता है? चाइना। तो सबसे ज़्यादा राइस किसकी इकोनॉमी कर रही है? चाइना की। क्यों? क्योंकि वो जो बोलोगे बना के बेच देगा। आप बोलो मेरा क्लोन बना दो, आपका क्लोन बना के बेच देगा वो। कुछ भी ऐसा आप देख लो दुनिया में जो चाइना में नहीं बन रहा है। एप्पल से लेकर के हर चीज उनका बस चले तो आर्टिफिशियल चावल बना दे, बना भी रहे हैं। और आर्टिफिशियल चावल, आर्टिफिशियल अंडा, हाँ, कोरोना बना रहे हैं। हर चीज तो बना ही रहे हैं दुनिया में, ठीक। तो जो अच्छा ये हाल हमारा इस समय था। भारत की कंडीशन क्या थी? भारत अपनी फिलॉसफी पे टिका रहा था प्राचीन काल में और मध्यकाल में। और हमारी फिलॉसफी क्या कहती है? भौतिकवाद से दूरी। हमारी फिलॉसफी का मेन एक वो है, जो कोर सब्जेक्ट है वो क्या है? मटेरियलिज्म से जितना दूर रहोगे उतना सुखी रहोगे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप मटेरियलिज्म से दूर रहोगे, भौतिकवाद से दूर रहोगे, उतनी आपकी कंजम्पशन कम होगी। जितना आपका कंजम्पशन कम होगा उतना ज़्यादा आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। नहीं, आपको 2 टाइम खाना होता था पहले, सुबह शाम दाल चावल अचार खा लिए, शाम को दाल चावल अचार खा लिए। अभी आपको 4 टाइम खाना चाहिए और चारों टाइम अलग अलग चाहिए। पहले एक व्यक्ति घर में कपड़े पहनता था दिन भर में 1 ठो, आप दिन भर में 4 ठो कपड़े पहनते हो। सुबह क्लास आओगे तो अलग पहनोगे, फिर घर जाके चेंज करोगे, है ना, फिर कुछ और करोगे तो चेंज कर लोगे, फिर शाम को रात में सोते समय कुछ और चेंज कर लोगे। तो दिन में तो 4 कपड़े हमको चाहिए। पहले 2 जोड़ी कपड़े में साल भर निकल जाया करता था। गरीब हो या अमीर हो, उसके पास 2-4 जोड़ी कपड़े ही होते थे, क्योंकि लोग धोती पहनते थे। धोती में कितना चेंज कर लोगे डिजाइन विजाइन डाल करके। एक धोती घर में पहनने के लिए, एक धोती कहीं बाहर बाहर गए तो पहनने के लिए। 4 धोती चलो और 4 कुर्ते हैं, उससे ऊपर कुछ जरूरत ही नहीं है। महिलाएं भी वैसी थी, 2 साड़ी घर के लिए, 2 साड़ी बाहर के लिए, 4 साड़ी में जीवन का गुजारा हो जाता था। साल में 1 आध बार कपड़े लेते थे, अब साल में कई बार कपड़े लेते हैं। पहले कपड़े लेते थे 1 साल में 1 बार 1 ठो, अब 1 साल में कई बार कई ठो। होता है ऐसा? आप लेने नहीं भी जाओ, किसी और के साथ जाओ तो भी 2-4 ठो ले ही आते हो। कि टी शर्ट समझ आ गया तो टी शर्ट उठा लिए, ये पैंट समझ आया तो पैंट शर्ट उठा लिए। हाँ, महिलाओं को अलग है जो भी वो पहनते हैं। टॉप देखा टॉप उठा लिया, जो भी मन किया उठा लिया। नहीं, ये चीज़ें हो चुकी है। ज़रूरत नहीं है फिर भी अरे अच्छा लग रहा उठा लेते हैं। हम कंजम्पशन कितना कर रहे हैं? तो हम जितना ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे, जितना ज़्यादा हम खुद ही खाएंगे चीज़ें, उतना कम हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। हमारा फिलॉसफी क्या बोलता है? लेस, ये क्या बोलते हैं इसको, मटेरियलिज्म, भौतिकवाद कम से कम हो। तो हम कम से कम में सुखी रहते थे। हमको बहुत बड़ा घर नहीं चाहिए, हमको कोई ग्लास हाउस नहीं चाहिए, ठीक है। हम सामान्य से घर में रह लेते थे, सब चीज़ें ठीक थी सामान्यतः। इसलिए हमारे पास प्रोडक्शन तो ऑलरेडी था, बट हमारी इसेंशियल नीड बहुत कम थी। ये हमारी सबसे बड़ी खासियत थी। हमारी इसेंशियल नीड बहुत कम, बट प्रोडक्शन में हम कहीं पे कमी नहीं थी। हमारे पास पूरे हमारे देश में हर चीज़ अवेलेबल थी जो हमको चाहिए। कुछ भी चीज़ के लिए हम दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं थे। तो हम दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे तो हम क्या कहलाएंगे? सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी।
स्वपोषित अर्थव्यवस्था, यानी कि हम जो भी हमारे डेली यूज की चीजें हैं, हमको हर चीज कहाँ से मिल रही है। इवन हमारे जो सैनिक हथियार भी यूज करते थे, जो स्टील से बनते थे उस टाइम पर, वो स्टील भी हम ही पैदा करते थे। लोहा नहीं बोल रहा, स्टील बोल रहा, हम स्टील बना लेते थे पहले से, स्टील हम ही पैदा करते थे और बहुत मजबूत होते थे, इसकी डिमांड बाहर होती थी बाहर। तो वो हम हर चीज के लिए सफिशिएंट थे, हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। तो हमें जरूरत नहीं तो हम कुछ मंगाएंगे क्यों किसी बाहर से। हम मंगाते थे कुछ कुछ चीजें, वाइन, हमारे यहाँ यूरोप से क्या आता था, वाइन आता था, गोल्ड आता था, सिल्वर आता था, ठीक है, कुछ मेटल्स आते थे, मेटल्स, ऐसे कुछ कुछ बेसिक बेसिक जो लग्जीरियस गुड्स है थोड़े बहुत, वो चीजें जो हमारे यहाँ नहीं बनती थी वो आते थे। ये नहीं भी आते तो क्या होता, क्या हमारा दिनचर्या रुक जाता। बट हम अभी क्या मंगाते हैं, पेट्रोल, और पेट्रोल नहीं आएगा तो आप देख ही चुके हो, सिर्फ अफवाह उड़ी थी कि पेट्रोल नहीं है, सिर्फ अफवाह उड़ी थी, ये हाल है। तो जिस दिन हमारी डिपेंडेंसी पेट्रोल से खत्म हो गई, हम सोचे कितना फ्री हो जाएंगे। क्यों गवर्नमेंट कर रही है कि ज्यादा ज्यादा क्या करो, आप ईवी यूज करो, पेट्रोल कंजम्पशन कम करो, और जरूरी है ये चीज। किसी देश को सेल्फ सफिशिएंट बनना उसकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, और तब जाके डेवलपमेंट दोगुनी और तिगुनी तेजी से होगा। आई बात समझ में। तो हम ठीक है कुछ कुछ चीजें वहां से मंगाते थे, बट ये नहीं भी मंगाते तो हमारा काम चल जाता, हमको कोई दिक्कत नहीं थी। बट हम जो भेजते थे वहां, जो यूरोपियंस को हमसे चाहिए था, उसके बिना उनका जीवन का गुजारा हो ही नहीं सकता था। उनको चाहिए स्पाइसेस, मसाले, जिनके बिना उनका काम नहीं चलेगा, ठीक है। उनको चाहिए क्या बोलते हैं, कॉटन फैब्रिक, जिनके भी वहां तो कॉटन होता ही नहीं था, कपड़े कैसे पहनेंगे बेचारे। हम कॉटन बेचते तो कपड़े बनाते थे। वो जो लग्जीरियस गुड्स होते थे उसमें सिल्क आता था, है ना, प्रीसियस स्टोन, जेम्स हम भेजते थे उनको, तो यहाँ से जाता था वो। तो वहाँ के जो राज घराने थे, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, वो हमारे चीज़ों को पहनते थे। रेशम पहनना उनके लिए कंपलसरी था, जो फ्यूडल लॉर्ड से ऊपर के लोग थे, कंपलसरी था। और बैन था वो रेशम पहनना जो नीचे तबके के लोग थे, नॉर्मल लोगों को, उनको पहन ही नहीं सकते थे, उनके लिए बैन था। इतना महंगा होता था कि वो खरीद भी नहीं सकते थे, बट उनको ऑप्शन भी नहीं था कि वो खरीद के पहन ले। ये हाल था वहां पर। तो उनके, है ना, जो चीजें थी, जो इसेंशियल गुड्स थी, वो हमारे पास थी। मसाले वो उगा नहीं सकते बेचारे, और मसालों के बिना उनके मांस खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो मांस पे डिपेंडेंट ज्यादा होते थे। मीट जो थे, वो मीट उनको चाहिए ही चाहिए। तो इस तरीके से हमारी डिपेंडेंसी उनमें बहुत ज्यादा नहीं थी, वो हम पे ज्यादा डिपेंडेंट थे, ठीक। और जब ये पुनर्जागरण हुआ, इस पुनर्जागरण के दौर पर अब देख सकते हो कि यूरोप हम पे पहले से डिपेंडेंट है। अब इस समय पर जब हमारा रिलेशन उनके साथ ठीक है, ट्रेड का है, तो आप एक चीज समझना कि अभी ये जो ट्रेड सारा हो रहा है हम दोनों के बीच में, वो किस रूट से हो रहा है, हाँ, कौन से रूट से हो रहा है? ये है यूरोप वाला पार्ट, ठीक है। भूमध्य सागर आपको दिख रहा है, मेडिटेरेनियन सी, ये वाला, ये हिस्सा दिख रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास तो उस समय पे दो रूट थे यूरोप तक जाने के, ठीक है। एक क्या करोगे आप, ये सी है भूमध्य सागर वाला, मेडिटेरेनियन सी, उसके थ्रू कहां पहुंचोगे, ये वाले जो इजिप्ट वाला पार्ट है ना, यहां पर, और ये है आपका रेड सी, ये है आपका ये वाला रेड सी। तो आप पहुंचे रेड सी में, फिर जहाज के थ्रू, और यहां पे पहुंचे, फिर ये इधर से होते 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 ये कहां पे आ गए आप, अरब सागर, अरेबिक ओशन,
अरेबियन ओशन, और अरेबियन ओशन से होते होते भारत के पोर्ट्स में। ठीक है, इस तरीके से हम बहुत आसानी से वहां तक जुड़े हुए थे। इससे थोड़ा मुश्किल रास्ता था वो रोड वाला रास्ता, है ना, बाय रोड। वो कैसा था, आप एक तो यहां से भी जा सकते हो, इस वाले इलाके से भूमध्य सागर होके आप इधर आओगे यहाँ पर यूरोप से। ठीक है, इधर आप जाओगे, ये जो इराक ईरान वाला, वो सॉरी, ये तुर्की के नीचे वाला इलाका, फिर यहाँ से आपका ईरान। ठीक है, इराक ईरान से होते होते आप यहाँ पर सीधे भारत को एंटर। तो दोनों में ही आपको ये भूमध्य सागर आपको देखने को मिल जाएगा। आप चाहो तो डायरेक्टली तुर्की होते होते भी इधर सिल्क रूट से ऐसे करके, जो सिल्क रूट जाता है ना यहाँ पे ऐसा वाला, सॉरी, ये सिल्क रूट, ये भारत इधर से भी जाता था, वो ये इधर से भी जाता है ऐसे करके। तो सिल्क रूट से होते होते भारत में भी एंटर कर सकते थे। तो 2-3 रास्ते थे भारत में जाने के। ट्रेड वेड सब ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन जब रेनेसा का समय चल रहा था, मतलब आपका 15 सेंचुरी, यानी कि 1400 से लेकर के 1500 के बीच की घटना मैं आपको बता रहा। अब यहां पर क्या होगा, ये जो अरब वर्ल्ड है ये पूरा, यहां पर एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर खड़ा हो चुका है, विच इज कॉल्ड ऑटोमन्स, ऑटोमन एम्पायर। ये इस्लामिक एम्पायर है। कौन? ऑटोमन एम्पायर जो है एक इस्लामिक एम्पायर है। कहां पर है? अरब में, अरब देशों में और सारे एरियाज में। ठीक है, अरब और इराक ईरान सब जगह पर ये बहुत पावरफुल एम्पायर है। ठीक है, ये जो ऑटोमन्स थे ना, वो कई साल से, सैकड़ों साल से ये कोशिश कर रहे थे कि वो कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत ले, जो कि किसका पार्ट है? बाइजेंटाइंस का। बट वो इतना पावरफुल था कि वो सोचिए ना, 1000 साल तक ये लोग को हिला ही नहीं पाए उसको, बाइजेंटाइंस को। तो इतना पावरफुल था कि यहां पर ये कभी जीत ही नहीं पाते थे। बट ये लगभग 1450s के आसपास की बात बता रहा है, एकदम एग्जैक्ट डेट नहीं पता, 1450 के आसपास, 1450 के आसपास ऑटोमन साम्राज्य में एक बहुत ही पावरफुल लीडर आता है, राजा, उसका सुल्तान, जिसका नाम था महमद सेकंड। ये बहुत एम्बिशियस रूलर था, जैसे मौर्य साम्राज्य था ना, अशोक, ये वैसे बहुत एम्बिशियस था। इनके बाप पुरखे खत्म हो गए, किसको जीतने के लिए? कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतने के लिए, उसका किला ढहाने के लिए। बट कोई पॉसिबल, मतलब कोई जीत ही नहीं पाया। ये जब राजा बना तो 19-20 साल का करीब था। इसके पिता चाहते भी नहीं थे कि राजा बने, क्योंकि इसने बचपन में कुछ गड़बड़ कर दिया था, उसको कहीं दूर दार में भेज दिया था, पोस्टेड अकेले में। अचानक से इसके पिता की डेथ हो गई और इसको गद्दी संभालनी पड़ी। ठीक है, इसका नाम बहुत खराब था कि अय्याश राजा है ये वो ऐसा करके, तो नाम इसका खराब था। ठीक है, तो इसने ना एक प्लान बनाया कि अपने नाम को बचाने के लिए और अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए मुझे किसी भी हाल में किसको जीतना है? कॉन्स्टेंटिनोपल को। अब कॉन्स्टेंटिनोपल कहां पर है? ये अरब वाला इलाका, और ये क्या है? सी फॉर कॉन्स्टेंटिनोपल, ये वाला इलाका, इसको जीतना है। और इसको अभी तक जीता ही नहीं जा सका था। इसने साम दाम दंड भेद लगाया, हर एक प्रपंच किया, और आखिर में इसने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर ही लिया। कुल मिलाकर के इसने यूरोप के आधे हिस्से को या शुरुआती हिस्से को तो कब्जा कर लिया, और यही वो हिस्सा था जहां से ट्रेड होता था। तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि भारत में जाने के ये पूरे जो रास्ते हैं, ये सारे रास्ते जहां से भारत में एंटर किया जा सकता था, अब वो ब्लॉक हो गया है। पहले सिंपल रास्ता था, अब वो रास्ता ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि वहां पर ऑटोमन्स आ चुके हैं। ब्लॉक होने का मतलब ये नहीं कि रास्ता उसने रोक दिया था, बोले किसी को जाने नहीं दूंगा, जाओगे, बट भारी भरकम टैक्स, तो जितना तुम कमा रहे हो उससे ज्यादा तो टैक्स दोगे। तो अब ज़्यादा टैक्स दोगे तो ज़्यादा चीज़ें आप खरीद नहीं पाओगे। तो अगर आप 5 रुपए की चीज़ पहले बेचते थे, तो अब वो चीज़ें 10 रुपए की हो जाएगी, चूंकि टैक्स आपको भारी भरकम देना पड़ेगा।
तो ट्रेड बंद नहीं हुआ था बट लॉस हो रहा था। अब इस कंडीशन में यूरोप में मच गया हाहाकार, क्योंकि इंडिया तक पहुंचने का रास्ता बंद हो चुका था। ऊपर से वहां हो चुका था रेनेसा, पुनर्जागरण, डिमांड बेतहाशा बढ़ रही थी, ठीक, बट सप्लाई हो नहीं पा रही थी, महंगाई चरम पर थी। सोचिए एक घटना ने इस देश की इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ा दी थी। उतावले हो चुके थे यूरोपियंस, कैसे भारत तक पहुंचे, किस रास्ते से। दुनिया में अभी तक जो नोन वर्ड है वो इतना ही था, ये ना, ये वाला इतना, ये मतलब ये हिस्सा मान लीजिए आप, इतना नोन वर्ड था, ये सारे अननोन वर्ड थे। किसी को पता ही नहीं था कि अफ्रीका का छोर कहां पर है। किसी को नहीं पता था कि अफ्रीका का जो सदर्न पॉइंट है वो कहां तक जाता है। किसी को नहीं पता था कि मोस्ट वेस्टर्न पार्ट दुनिया का वो कौन सा है। पहले मानते थे तो दुनिया का सबसे मोस्टर्न वेस्ट पार्ट है ना, वो ये वाला एरिया कहाँ गया, ये कैनवरी आइलैंड, देख रहे हैं आप लोग, ये जो आपका स्पेन है ना, ये स्पेन है आपका, ये स्पेन है ये वाला, ठीक है। इसके पास अपना खुद का एक आइलैंड है यहाँ पर, ये पूरा आइलैंड, इसको बोलते हैं कैनवरी आइलैंड। तो उसको माना जाता था कि ये दुनिया का क्या है, वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है। इसके बाहर दुनिया है ही नहीं, क्योंकि उसके बाहर कोई गया ही नहीं था। अब आप सोचिए ना, ये दौर कितना शानदार, शानदार क्या, इतना एडवेंचरस भरा रहा होगा कि पता ही नहीं दुनिया में क्या क्या चीजें हैं। और लोग यहाँ पे उतावले हुआ करते थे कि सेलिंग करने के लिए और बड़े बड़े जहाज बनाने के, कहाँ से निकल जाए और क्या नई चीजें ढूंढ ले, तो लोगों को पता ही नहीं था कुछ, ठीक। अब यहाँ पर इनके पास, यूरोपियंस के पास ये विकल्प तो खत्म हो चुका था कि इस साइड से ट्रेड हो पाएगा, हो तो रहा था बट बहुत महंगा पड़ेगा, जो जरूरत की चीजें हैं उतनी नहीं आ पाएगी और महंगाई बढ़ेगी। तो अब किसकी जरूरत है, एक नए रूट की। तो लैंड रूट तो खत्म हो गया, अब मिल सकता है तो क्या, एक सी रूट। सी रूट कैसे ढूंढोगे, तो हमको पता है कि अफ्रीका के बाहर क्या पड़ेगा, इंडिया, भाई उनको ये वाला पार्ट तो पता है ना, यहां तक तो आता है, बट इसके नीचे कोई नहीं जा पाया था। तो उनको पता ये है कि अफ्रीका के जो ईस्टर्न पार्ट में हम पहुंच गए तो हम इंडिया तक पहुंच जाएंगे, मतलब ये वाला हिस्से में अगर अफ्रीका के हम पहुंच गए तो भारत यहां तक पहुंचा जा सकता है। बट इस पूरे लैंड को स्कीप कैसे किया जाए, यहां पे स्केप करके इसको, ठीक है, इसको सरकमफेरेंस में ला करके पूरा का पूरा आपको अफ्रीका को क्रॉस करके कहां तक जाना है, उसके वेस्टर्न पार्ट, वो भी कितना बड़ा है कितना चौड़ा किसी को कुछ नहीं पता। सोचिए आप किसी रास्ते पे जा रहे हो, आपको पता ही नहीं कि रास्ता कहां निकलेगा, और उस समय पे इतने अच्छे जहाज नहीं होते थे, इतने रिलायबल कि आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा ही दे। तो कोई व्यक्ति निकलता था घर से ना जहाज लेकर के, तो उसके आने के चांसेस मात्र 10% होते थे, कि अंतिम विदाई बोल के जाता था कि अब हो सकता है कि जन्नत या जहन्नुम में मुलाकात होगी, स्वर्ग थोड़ी जाएंगे, जन्नत या जहन्नुम में जाएंगे, तो दोनों में से कोई जगह पे मुलाकात होगी भाई, ये चीजें थी। अब यहीं से यूरोप में एक नया प्रतिस्पर्धा या एक नया कॉम्पिटिशन स्टार्ट हुआ कि जिसने पहले भारत का रूट ढूंढ लिया वही यूरोप में राज करेगा, वही ट्रेड में राज करेगा और वही फिर यूरोप में राज करेगा। और इसके लिए सबसे पहले कौन आगे आएगा, दो कंट्रीज, स्पेन, पोर्तुगाल, और ये दोनों साथ में है। देखो ये बगल में छोटा सा दिख रहा है, ये पोर्तुगीज वाला ये पुर्तगाल है, और ये क्या है, स्पेन। अब ये दोनों चालू हो जाएंगे आपस में। इंग्लैंड तो बहुत बाद में आएंगे, बहुत बहुत बाद में, 100 150 साल के बाद ये जागृत होंगे लोग कि अच्छा हमको भी कुछ करना है। तब तक ये लोग काम कर चुके थे, बट इनके किए गए काम का जो पूरा फायदा किसने उठाया, इंग्लिश लोगों ने, ठीक है।
अब यहां से एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। हालांकि ये वाले सेगमेंट से क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा। क्यों जरूरत पड़ रही है भारत के लिए एक नए सी रूट की? क्योंकि इसके रीजन क्या है, कारण क्या है? तो पहला रीजन क्या है? डिक्लाइन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, या कुस्तुनतुनिया का पतन, ऑटोमन साम्राज्य का राइज करना, राइज ऑफ ऑटोमन एम्पायर, इसी में लिख सकते हो राइज ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन साम्राज्य का उदय, और कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन, डिक्लाइन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया का पतन, और उस पर किसका राज हो जाना? ऑटोमन साम्राज्य का राज हो जाना। जिससे क्या हुआ, जो पाथ था भारत को जाने वाला वो ब्लॉक हो गया, वो बंद हो गया। ठीक, दूसरा कारण एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन इन यूरोप। यूरोप में एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, यूरोप का एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। अब यहां पर जो यूरोप का एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन है वो कुछ अलग तरीके से काम करेगा भारत के लिए। कैसे, समझिएगा। यहां पर हुआ जब एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, तो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन ने प्रोडक्शन इंक्रीज किया, उत्पादन को बढ़ाया। हमारे यहां पर जब उत्पादन बढ़ा तो उसने सीधे इफेक्ट किया ट्रेड एंड कॉमर्स को। बट इनके यहां उत्पादन बढ़ने से चारे में वृद्धि हो गई। चारा मतलब चारा जो पशु खाते हैं, उसमें वृद्धि हो गई। तो इनके यहां पर एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन होने से एक जबरदस्त इंपैक्ट पड़ा। जो एनिमल्स थे उनकी संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई। जो कृषि उत्पाद होते हैं वो अपेक्षाकृत उतने गर्म नहीं होते जितना मीट होता है। इसलिए आप देखोगे, अच्छा यूरोप क्या, ठंडा प्रदेश, और यूरोप में डिमांड किसकी ज़्यादा होगी? गर्म चीज़ों की। तो वहाँ पर वेजिटेबल्स ज़्यादा नहीं खाए जाएंगे, क्या खाए जाएंगे? मीट कंजम्पशन वहाँ पर ज़्यादा होगा। तो वहाँ के लिए ज़्यादा सूटेबल क्या है? मीट कंजम्पशन, क्योंकि वो गर्म रखता है, गर्म तासीर होती है मीट की। ठीक है, तो उन्होंने अपने जो प्रोडक्शन था उसका यूज़ ज़्यादा किस में किया? पशुओं को खिलाने में, ताकि वो खा के मोटे हो जाए और हम उसको खा सकें। तो यहां पर क्या हुआ, एनिमल्स की संख्या बढ़ने लगी। एनिमल हस्बेंड्री बहुत तेजी से ग्रो हुआ। वो जो इंडस्ट्री थी, एनिमल इंडस्ट्री, बहुत तेजी से ग्रो कर गया। क्यों? एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। अभी तक खाने की कमी थी, अब ये बढ़ा तो पशु भयंकर बढ़े। अब पशुओं के मीट को
दो तरीके से आपको उसके लिए मसाले की ज़रूरत है, ठीक है। एनिमल्स जो होते थे, मीट या मांस, या तो आप उसको पकाओगे या तो आप उसको प्रिजर्व करोगे। और दोनों के लिए क्या चाहिए? दोनों के लिए चाहिए स्पाइस, दोनों के लिए चाहिए मसाले। तो जैसी मीट का प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे ही स्पाइसेस, मसालों की डिमांड बढ़ेंगे। और मसाले का डिमांड वहां पहले भी था, बट क्योंकि मीट बढ़ गया था तो मसाले का डिमांड और ज्यादा। और मसाले कहाँ मिलते हैं? साउथ एशियन कंट्रीज में। नीचे चला जाओ आप, महाराष्ट्र से नीचे आप छत्तीसगढ़ का बॉर्डर ले लो, जो कुंटा गांव और बस्तर वाला इलाका, वहां पर आपको मिलेगा मसाला, काली मिर्च, और अच्छा प्रोडक्शन वहां पर होता है, आज भी होता है, ठीक है। और वहां से पूरा नीचे चले जाओ, और जितना जो सदर्न पार्ट में आप जाओगे, मसाले की संख्या आपको उतनी ज़्यादा बढ़ती मिलेगी। इलायची, लौंग, लाल चीनी, है ना, और काली मिर्च। सबसे इंपॉर्टेंट, काली मिर्च का नाम ही यवन प्रिया पड़ गया था। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है कि यवन प्रिया क्या है? काली मिर्च। तो काली मिर्च का नाम ही यवन, कि यवन का मतलब होता था विदेशी, आक्रांता, इन्वेडर्स, उनको यवन कहते थे। और उनके लिए सबसे प्रिय, उनको सबसे फेवरेट चीज क्या थी? ब्लैक पेपर, काली मिर्च। यवनों को प्रिय चीज यवन प्रिया, तो काली मिर्च का ही नाम क्या पड़ गया था? यवन प्रिया। सोचिए, इतनी ज्यादा डिमांड थी। हमारे पास कोई डिमांड नहीं काली मिर्च की। आपके घर में अगर काली मिर्च नहीं भी हो तो आपको साल भर कोई फर्क ही ना पड़े। पड़ेगा फर्क? खैर आजकल तो लोग ऐसे पूरी इतनी सारी चीजें बनाते हैं घर में, तरह तरह की, तो हर मसाले होते हैं, और मेरे पास भी है, बट मेरे पास समय नहीं होता। तो पहले होता था, कोविड के समय पर मैंने सीखा सब चीजें, तो मेरे पास पूरे मसालों के अलग डब्बे थे, ऐसे करके सब में। और हर एक, छोटा फूल बड़ा फूल, छोटा इलायची बड़ा इलायची, छोटा जीरा बड़ा जीरा, सब ले लिया था मैंने। बेरोजगार थे उस समय पर, लेकिन शौक पूरा किया था। तो ये हाल था वहां पर, है ना। तो उस समय तो हमने सीखा। बट अगर आपके घर में ना वो 4-5 चीजें हो ना, हल्दी मिर्च, हल्दी मिर्च और ये नमक, ठीक है, धनिया, और एक दो चीज जो आती है बस, जीरा वीरा सब, उसके अलावा अगर और कुछ नहीं है तो भी आप आराम से सरवाइव कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें उतनी ज़रूरत नहीं है चीज़ों की, क्योंकि हमारा कंजम्पशन जो है वो फ्रेश चीज़ों में ज़्यादा होता है, और उसके लिए मसालों की कम ज़रूरत पड़ती है। हम भाजी खाने वाले लोग हैं यार, उसमें कौन सा गरम मसाला और काली मिर्च डलती है? फ़ौरन देना है, बस प्याज काटना है 2 ठो, नहीं, फ़ौरन देना है, मिर्ची डालना है, और हो गया ख़त्म, भाजी तैयार। और भाजी, और इधर निकाले भात, भाजी भात खा लिए, हो गया। हमको ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की। ये बेचारों को, एनिमल को खाना है, मीट कंजम्पशन करना है, क्या चाहिए? स्पाइस के बिना पॉसिबल नहीं है ना। खास करके उसको प्रिजर्व करने के लिए एक प्रिजर्वेटिव आता है जिसको शोरा बोलते हैं। नाम सुना आपने? शोरा, सॉल्ट पीटर। वो, उसके बहुत सारे मल्टीपल यूज होते हैं शोरा। सॉल्ट पीटर बोलते हैं उसको, शोरा। इसके 2-3 यूज होते हैं। ये प्रिजर्वेटिव का काम आता है। इसको अगर आप जीभ पे रखोगे तो थोड़ा सा जलेगा और नमकीन सा लगेगा। तो जो आतिशबाजी होती ना, रॉकेट, वो रॉकेट में इसका यूज होता है, गोला बारूद बनाने में इसका यूज होता है, और मीट को प्रिजर्व करने में इसका यूज होता है। इसकी डिमांड बहुत होती थी, वो यहाँ पे मिलता था, शोरा, ठीक। सारे के सारे स्पाइस, मसाले सारे भारत में मिलते थे। हालांकि मिलते तो इधर पे भी थे, आपका इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये वाले आइलैंड पे भी मिलते थे, बट वो पूरा डेवलप्ड जगह नहीं था, भारत डेवलप था, तो ट्रेड करना आसान था यहाँ पर। और वहां पहुंचोगे कब? जब भारत पहुंच जाओगे। अब वो तो छोटे छोटे आइलैंड्स है ना, वहां पे कैसे पहुंचोगे भाई बिना भारत में पहुंचे? तो अल्टीमेटली डेस्टिनेशन क्या था? इंडिया। उसके बिना आप दूसरे कंट्री में जा ही नहीं सकते। तो जाहिर सी बात थी, इन सारी चीजों के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा? इंडिया आना पड़ेगा। आपको कॉटन चाहिए ही चाहिए,
आपको सिल्क चाहिए ही चाहिए। हालांकि सिल्क के लिए तो चाइना भी फेमस था, बट चाइना तक भी जाओगे कैसे? रास्ता ही नहीं है। जाओ लड़ लो फिर ऑटोमन्स के साथ, लड़ तो पानी रहे थे लोग। तो इनको चाहिए था भारत किसी भी हाल में। पूरा यूरोप किसके पीछे पड़ गया? भारत के पीछे। एक सी रूट मिल जाए भगवान, और सारे लोग अपना अपना एक्सपेंडिशंस भेजने लगे, ये कर लो वो कर लो, सब एक से बढ़कर एक। हर देश जो उस समय पर थोड़ा सा भी जागृत था, जो थोड़ा भी पावरफुल था, जो थोड़ा भी सोच पा रहा था, हर वो देश पीछे पड़ा हुआ था कि कैसे भी करके भारत तक जाने का रास्ता ढूंढ लिया जाए, सी रूट। अब दिक्कत यह है कि हमको कुछ पता है नहीं। जो आप मैप देख रहे हो, जो आप मैप देख रहे हो यहाँ पर, ये मैप तो था ही नहीं उस समय पर। कहाँ था? क्योंकि दुनिया पता ही नहीं थी। अफ्रीका नहीं पता था, ये आपका ब्राजील नहीं पता, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कुछ पता ही नहीं, अटलांटिक नहीं पता, ऑस्ट्रेलिया नहीं पता, न्यूजीलैंड नहीं पता, है ही नहीं मैप। सिर्फ किसका मैप है? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, वो भी इसका पूरा पार्ट नहीं पता ना अफ्रीका का, क्योंकि इतना बड़ा था ये लोग। और पूरा जंगल, आज भी जंगल है अफ्रीका। सोच उस समय क्या रहा होगा। अमेजन का जो अमेजन रिवर है यहाँ पर, सॉरी ये इस साइड पर अमेजन है, सॉरी यहाँ पर नाइल रिवर बहती है, सॉरी, ठीक है। ये पूरा हिस्सा जंगली। तो कुल मिलाकर के पूरा यूरोप पड़ गया पीछे। एनी हाउ हमको ढूंढना है रास्ता। और इस दौर में, इस दौर में आपको सबसे अग्रण, सबसे आगे दो देश मिलेंगे। मैंने नाम बताया था आपको, पहला स्पेन, स्पेन, और दूसरा है पोर्तुगल। स्पेन एंड पोर्तुगल, दो देश सबसे आगे। क्यों सबसे आगे थे? क्योंकि यहीं पर साइंटिफिक डिस्कवरीज ज्यादा हो रही थी। ये थे भी कहां पर? देखो एकदम कोंटे में, और ये सबसे पास पड़ता था इन लोग को, ठीक है। हालांकि इधर इंग्लैंड वगैरह भी था, बट वो लोग बहुत जागरूक उस समय पर नहीं थे, ठीक है। बाकी सब थोड़े अंदर थे, तो इनके लिए बहुत सुटेबल एरिया था। ये जागरूक भी थे, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ के जो किंग हुआ करते थे इस समय पर, राजा, वो बहुत ज्यादा उनके अंदर उत्साह था इस चीज को लेकर के कि हम ही ढूंढेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ लोगों के नाम मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे शुरुआत इसमें सबसे पहले किया पुर्तगाल ने। पुर्तगाल में एक राजा हुए जिसका नाम था किंग हेनरी। किंग हेनरी, ये मैं बात बता रहा हूं आपको 1400 से लेकर के 1500 के बीच की। उस समय पर किंग हेनरी हुआ करते थे। किंग हेनरी इतना ज्यादा उत्साहित राजा था, है ना। इसको चर्च का भी सपोर्ट था, और चर्च ने भी इसको अनुमति दे रखी थी कि कैसे भी करके तुम रास्ता ढूंढ लो। और इसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी किस किस बात के लिए? सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए रास्ता ढूंढने के लिए, ठीक है। इसने अपने देश में, पुर्तगाल में, इंस्टीट्यूशंस स्टार्ट करे, ठीक है, जो इनको सेलिंग सिखाते थे लोगों को। सेलिंग समझ गए? नाविक यात्राएं करना सिखाते थे, मैप देखना सिखाते थे, ये मैप्स का डेवलपमेंट करते थे, ट्रेन करते थे लोगों को, नाविकों को ट्रेन करते थे। इतना ज्यादा काम किया इन्होंने, बट रिजल्ट क्या निकला? जीरो। आगे ही नहीं बढ़ पाए लोग। ये जो पुर्तगाल है ना, ये जो कैनरी आइलैंड है, ये यहां से आगे ही नहीं बढ़ पाए कभी, इसके समय पर, हेनरी के समय पर, ठीक। किंग हेनरी के बाद एक दो और राजा हुए जिन्होंने प्रयास किया, बट उसका भी प्रयास बहुत ज्यादा नहीं हो पाया। लेकिन एक दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा हुआ पुर्तगाल का ही, किंग जॉन सेकंड। इसका योगदान काफी बड़ा रहा। किंग जॉन सेकंड, किंग जॉन सेकंड ने
बार्थोलोमियो डियाज के नाम से एक बहुत ही साहसी व्यक्ति था जिसको अपॉइंट किया एक बहुत ही बड़े काम के लिए। उसका काम था सिर्फ और सिर्फ ये कि अफ्रीका का सदर्न मोस्ट पॉइंट आपको ढूंढना है, भारत तक नहीं जाना है। तुम्हारा टारगेट वो नहीं, तुम्हारा टारगेट क्या है? सिर्फ और सिर्फ सदर्न मोस्ट पॉइंट ढूंढ लो। तो बार्थोलोमियो डियाज को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। किसने सौंपी? किंग जॉन सेकंड ने। ठीक है, और ये निकलता है कहां से? पुर्तगाल से होते होते, पुर्तगाल में लिस्बन, आपने सुना होगा नाम लिस्बन। ठीक है, तो वहां से निकला और ये ले दे करके पहुंचा इस वाले इलाके में, और फिर धीरे धीरे करके ये घूमता घुमाता किसी भी तरीके से कहां तक पहुंचा? इस इलाके तक पहुंचा। ठीक है, यहां पर उसकी नाव तूफानों से घिर जाती है। बहुत बड़ा तूफान उस समय पर आया था। ठीक है, तो यहां पर उसकी तूफान से नाव घिर जाती है और उसने इस चीज को तो ढूंढ लिया था कि मैं सदर्न मोस्ट पॉइंट में पहुंच चुका हूं अफ्रीका के। तो उसने इस एरिया का नाम क्या दिया? केप ऑफ स्टॉर्म्स, क्योंकि वो किस में खो गया था? स्टॉर्म्स में। अब उसको तो पता चल गया था कि क्या करना है, मेरा काम यहीं तक था, वापस जाना है। अब ये वापस जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से वापस पुर्तगाल निकल लिया। किंग से मिला जॉन सेकंड से, जॉन सेकंड को बताया कि मैंने ढूंढ लिया भाई, और मैंने उसका नाम दिया है केप ऑफ स्टॉर्म्स। बट किंग जॉन ने कहा कि भाई वो आज तक की सबसे बड़ी उम्मीद है, तो उसको स्टॉर्म का नाम मत दो, उसका नाम चेंज करेंगे, उसको बोलो केप ऑफ गुड होप। तो किंग जॉन सेकंड ने केप ऑफ स्टॉर्म का नाम चेंज करके क्या रख दिया? केप ऑफ गुड होप। अब ऐसे इसका नाम पड़ा केप ऑफ गुड होप का। ठीक है, केप ऑफ गुड होप। ये बात है 1487 की, 1487। तो डिस्कवरी ऑफ केप ऑफ गुड होप डेट क्या है? 1487। यहां तक ठीक है? पूरा ही रेज हो जाता है भाई ये। चलिए आगे देखिए। तो 1487 में इनको क्या मिल चुका है? सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका, और अफ्रीका से अब इसको आगे बढ़ना है। ठीक, बट एक तरफ पुर्तगाल प्रयास कर रहा है तो स्पेन भी तो प्रयास करेगा। तो स्पेन भी प्रयास कर रहा है भाई एक तरफ अपने अपने हिसाब से। तो स्पेन में एक थे राजा जिसका नाम था किंग फर्डिनांड। किंग फर्डिनांड, और उनकी महारानी का नाम था क्वीन इजाबेला। क्वीन इजाबेला या इजाबेला जो भी है उनका नाम। इनके पास एक व्यक्ति पहुंचता है, इजाबेला और ये किंग फर्डिनांड के पास, जिसका नाम था कोलंबस। नाम तो सुना होगा इसका,
कोलंबस। कोलंबस का ये मानना था कि दुनिया गोल है, और अगर दुनिया गोल है तो हम किसी भी एक रास्ते में डायरेक्शन में सीधा जाएंगे तो कहां तक पहुंच जाएंगे। इसका मानना यह था कि नोन वर्ड यहां से लेकर के इतना ही है, यानी कि इसके पीछे वाला जो पूरा पार्ट है वो पूरा समुद्र है। दैट मीन्स यहां से हम निकल रहे हैं लिस्बन से, कहां गया लिस्बन, ये ऊपर है सॉरी, ठीक है, लिस्बन से निकल रहे हैं सीधा, तो कहां पहुंच जाएंगे, इस साइड पहुंच जाएंगे। ये उसको लग रहा था इधर से भारत पहुंच जाएंगे सीधे, उसका मानना ये था कोलंबस का। और ये बहुत गलत भी नहीं था, दुनिया गोल तो है, बट ये तब इसका काम करता चीज जब दुनिया उसके बीच में कुछ आता नहीं। अगर बीच में कुछ आ गया तो कहां जाओगे फिर। अब ये लोग, इसको लगा किंग फर्डिनांड को कि लड़का तो सही बोल रहा है, बोला कितना पैसा चाहिए, जितना बोलोगे उतना देंगे, बट तुम ढूंढ लो भाई कैसे भी, क्योंकि उनको पुर्तगाल से आगे जाना था। ठीक है, अब हुआ क्या, अब ये कोलंबस निकला लिस्बन से, ठीक है, यहां से निकला, इसको यहां से सीधा थोड़ा घुमा फिरा के पहुंचा, और जाएगा तो टकराएगा ना कहीं, तो कहां टकरा गया, ये लो, ये पहुंच गया अमेरिका। बोला जाना था जापान, पहुंच गए चीन, ये पहुंच गया अमेरिका। वहां जब वो तट में उतरा तो उसने देखा कि वहां पे ब्लैक्स थे अमेरिका में। इंडियंस भी जनरली कैसे उसी कैटेगरी में लोग रखते थे हमको, ब्लैक्स में, ठीक है। वहां पे वो लोग जो आदिवासी थे वो लगाए थे अपने चेहरे पे, वो जो आप देखना रेड करके वो पूरा पोत लेते अपना चेहरा, ठीक है। तो ये जहां पे पहुंचा ना अमेरिका, उसने वहां पे लोगों को देखा, उसको लगा कि वो भारत पहुंच गया, उसको नाम दे दिया उसने इंडिया। और जब देखा वो लाल मुंह के लोगों को, तो उसने क्या नाम दे दिया उनको। तो आज भी जो नेटिव पर्सन है कहाँ के, अमेरिका के, क्या कहा जाता है उनको, रेड इंडियंस। तो इनके जो यहाँ पे जो शुरुआत के जो ट्राइब्स हैं ना अभी जो रहते हैं, उनको भी अभी भी रेड इंडियंस कहा जाता है। रेड इंडियंस अमेरिकन लोगों को, जो मूल अमेरिका के लोग हैं, उनको रेड इंडियंस कहा जाता है। कोलंबस को लगा उसने इंडिया ढूंढ लिया है, तो इंडिया के चक्कर में किसकी डिस्कवरी हो गई, अमेरिका की। और अमेरिका जो है ढूंढ लिया गया 1492 में बाय कोलंबस। और सबसे मजेदार बात यह है कि कोलंबस को अपने पूरे जीवन पता नहीं चला कि उसने इंडिया नहीं ढूंढा है वो सोचता रहा कि उसने किसको ढूंढा है, इंडिया को, और मर गया सोचते सोचते। जब वो मर गया तो पता चला कि वो इंडिया नहीं था। तो इस नए दुनिया को नाम दिया गया न्यू वर्ल्ड, यानी कि उसने डिस्कवरी की थी किसी नए चीज की गलती से। तो अब जो नई चीजें, नया जगह मिला, उसको क्या नाम दिया गया, द न्यू वर्ल्ड। तो अमेरिका का प्राचीन नाम क्या है, न्यू वर्ल्ड है। कोलंबस ने ढूंढ लिया गलती से, हालांकि वो उनके लिए फायदेमंद हुआ। अब अगर देखा जाए तो कोलंबस स्पेन से आया था, तो किसका हक होना चाहिए उसमें, स्पेन पे। अब लोगों को ऐसा तो नहीं कि पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर अमेरिका या फिर एक नई कंट्री ढूंढ ली गई है या नया आइलैंड ढूंढ लिया गया है, तो अब उसका मालिकाना हक किस पे होना चाहिए। तो एक तरफ पुर्तगाल, एक तरफ स्पेन, दोनों दावा करने लगे कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो दोनों के बीच में ना डिस्प्यूट हो गया, पुर्तगाल वर्सेस। तो अब क्या हुआ, दोनों के बीच में ना स्पेन में एक संधि होती है, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। नाम सुना है क्या जगह का, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस। ये टॉर्डेसिलस करके जगह है स्पेन में। तो पुर्तगाल और स्पेन के बीच में एक ट्रीटी हो रही है, किस बात को लेकर के, कि ये जो नॉन वर्ड है
ये इतना, ये किसका? पुर्तगालियों का। और जो अननोन वर्ड है दुनिया में, जिसकी डिस्कवरी आगे होगी और अभी हुई है, उस पर हक किसका होगा? स्पेन का। तो अब दुनिया में आधा राज किसका? स्पेन का। और जो अननोन वर्ड है और जो नोन वर्ड है वहां पर पुर्तगाल। इसीलिए आपको क्या मिलेगा कि पुर्तगाली भारत के लिए प्रयास करेंगे और स्पेन वाले अमेरिका के लिए प्रयास करेंगे। इसलिए आपको स्पेन कभी भारत में, स्पेनिश कंपनी भारत आई नहीं आई, तो स्पेनिश कंपनी भारत में नहीं दिखेगी, जस्ट बिकॉज की ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। आई बात समझ में कि स्पेन भारत क्यों नहीं आया था? ठीक, तो ये हिस्सा है ना, यहां पर ये संधि होती है। ये संधि है 1494 की, 1494। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर वर्ड हिस्ट्री आ गया तो आपको लगेगा कि अच्छा हुआ ये सब पहले ही, हालांकि वो तो छोटा सा पार्ट है ना, अगर आया तो फिर हाँ 1494 1494, ठीक है। तो इधर से आप क्या होगा, स्पेन का पूरा दिमाग कहां चलेगा? न्यू वर्ड की तरफ, और पुर्तगाल का ओल्ड वर्ड की तरफ, जो नोन वर्ड था वहां पर। ठीक, तो अब यहां पर फिर से प्रयास स्टार्ट होगा। अब पुर्तगाल से एक और व्यक्ति को भेजा जाएगा कि अब तुम्हारा मिशन क्या होगा कि हमने ये रास्ता तो ढूंढ लिया है, ठीक है, केप ऑफ गुड होप, और किसी भी तरीके से अब तुम्हें अफ्रीका को पार करके कहां तक के लिए रास्ता ढूंढना है? इंडिया तक के लिए। और इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई वास्को डी गामा के नाम से एक एडमिरल था। ये एडमिरल मतलब एक नाविक था, एक बड़ा सैनिक था, अधिकारी था। और इसकी जो नेवल फ्लीट थी, इसकी जो नेवल फ्लीट थी, फ्लीट यानी कि जहाजी बेड़ा, उसमें 4 नाव थी। मतलब ये 4 नावों के साथ, बड़ी बड़ी नावों के साथ आया था, ठीक है। हालांकि इस समय पे बहुत सारी दिक्कतें थी जिसपे उन्होंने ओवरकम किया था। लाइक जब साइंस का डेवलपमेंट हो रहा था, तो समुद्र में जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको दिशा का ज्ञान, कंपस। और कंपस था किसके पास? चाइना के पास। जो यूज पहली बार कंपस का हुआ वो कहां पे हुआ? चाइना में। बट चाइना से ज्यादा यूज किसने किया? यूरोपियंस ने। तो कंपस, ठीक, इसके अलावा एस्टेलोप्स, इसके अलावा ऐसे शिप बिल्डिंग की पद्धतियां डेवलप करी गई जो तूफानों से भी लड़ सके। छोटे जहाज पलट जाते थे, तो ऐसे जहाज बनाए जाने लगे जो हवा के विपरीत भी चल पाते थे, तूफानों से लड़ पाते थे। तो ऐसे जहाज निर्माण हुई, तब जाकर के लोग इतनी बड़ी जर्नी कर पाए, ठीक है, कि उसके बिना पॉसिबल ही नहीं था। तो यहां से वास्को डी गामा को भेजा जाता है 1498 में। 90 दिन यानी कि 3 मंथ, 3 महीने की लंबी यात्रा करके वो यहां से निकल करके इसको पार कर लेता है, केप ऑफ गुड होप को। और केप ऑफ गुड होप को पार करने के बाद ये तटों से लगा 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 ऐसे जाएगा बेचारा, और यहां पर एक जगह है जिसका नाम है मोजाम्बिक। अफ्रीका में एक छोटा कंट्री है मोजाम्बिक, नाम नहीं सुना होगा आपने, सुना है? ठीक, अच्छी बात। मोजाम्बिक पहुंचता है ये, और मोजाम्बिक पहुंचने के बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। क्यों? क्योंकि मोजाम्बिक में खड़ी थी भारतीय नावें और भारतीय ट्रेडर। अब उसको पता चल गया कि भाई वो यहां से घूम कर तो नहीं आएंगे, वो डायरेक्टली यहां से आए होंगे।
तो अब उसको रिलैक्स फील हुआ कि अब मैंने किसी भी तरीके से उसका ढूंढ लिया है, अब मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मुझे कहाँ ले जाए, इंडिया। और इसने पकड़ा एक गुजराती व्यापारी को। गुजराती व्यापारी था, इसका नाम था अब्दुल मजीद, जो गुजरात से ट्रेड करने यहां आया था नाव में, उड़ते उड़ते मोजाम्बिक तक आया था। मोजाम्बिक में उसने देख लिया उसको, और मोजाम्बिक में उसने उसको हायर किया, बोले भाई क्या कैसा करके मुझे कहाँ ले चल। अब दोनों साथ साथ निकले यहां से और पहुंचे केरल। केरल का कालीकट, जो उसको लोकल लैंग्वेज में कप्पक डाबू बोलते थे, कप्पक डाबू। ये कोई पोर्ट नहीं था, ये एक किनारा था बेसिकली, मतलब कोई डेवलप्ड पोर्ट नहीं था, बट एक किनारा था जिसको बोलते थे कप्पक डाबू का किनारा। तो ये लोग कहाँ पहुंचे, कप्पक डाबू, यानी कि कालीकट लिख लेना काम चल जाएगा, कप्पक डाबू लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहां पर आकर के फिर उससे मिला जमोरिन, जो कि वहां का एक लोकल किंग था। किंग को उस समय पर जमोरिन कहा जाता था, जमोरिन किंग का नाम नहीं था। तो केरल में जो किंग होते थे उनको क्या बोलते थे, जमोरिन। तो ये जमोरिन से मिला, और जमोरिन से मिलने के बाद फिर उसके साथ उसने ट्रेड डील करा, और ट्रेड डील किया, और फिर सारी चीजें आपको आगे का तो पढ़ना ही है, ठीक है, पुर्तगालियों के बीच में। तो इस तरीके से भारत के औपनिवेशिक काल की नींव रख ली गई थी 1498 में। मतलब भारत को कॉलोनाइज करने का जो पहला कदम था वो कब उठाया गया था, 1498 में, 1498। ये तब की बात है जब भारत में मुगल्स भी पैदा नहीं हुए हैं। मुगल्स तो 1526 में आए, इसके पहले पोर्तुगीज भारत में आ चुके हैं, यूरोपियंस। और धीरे धीरे अब आगे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है सारी चीजें। अब एक एक करके कल सारी कंपनीज के पढ़ेंगे, पोर्तुगीज, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर सारी चीजें, ठीक है। ये तो कहानी जैसा था, कुछ कुछ चीजें इसमें से कॉमनली आ सकती है। आने वाले समय में हो सकता है कि जब आपके अगर सिलेबस चेंज हो तो ये आपको बेनिफिट ही करेगी, ठीक।